नीतीश कुमार कृषि मंत्री थे 99-2000 में। ठीक है, हाँ। तो 99-2000 में एक नई कृषि नीति का ड्राफ्ट नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट में पास करवाया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाज पार्ट ऑफ दैट। हाँ, ये तीनों एक्ट जो हैं ये उस समय भी उसका हिस्सा थे। साथियों नमस्कार, किताबी दुनिया की बतकही श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जिस शख्स से बातचीत करने जा रहे हैं उनका नाम है अनिल चौधरी। वैसे तो अनिल जी के कई परिचय हैं। वो बड़े शिक्षाविद हैं, खेती किसानी से जुड़े मसलों पर पैनी नज़र रखते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनकी रिसर्च का विषय भी खेती किसानी से जुड़ा रहा है। वो केवल किताबी नहीं हैं, उनकी खासियत यह है कि वो ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि पिछले 40 साल से वो ज़मीन से जुड़े आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। आज की इस बतकही में उनसे खेती किसानी पर आज़ादी के पहले से लेकर पिछले दिनों दिल्ली में हुए किसान आंदोलन तक को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है अनिल सर आपका इस बतकही में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि खेती किसानी की शुरुआती प्रक्रिया क्या रही है हिंदुस्तान में। ऐसा नजरिया जिस नजरिए से खेती किसानी और उससे जुड़े मामलों को देखा जाना चाहिए जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की उसमें, क्योंकि वो जो है हमारे विमर्श में से गायब हो चुका है जी। जैसे खेती किसानी का जो मामला है उसमें जैसे अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है एग्रीकल्चर, तो और सब चीजों में कल्चर क्यों नहीं यूज होता है? इसी में कल्चर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पूरी जीवन पद्धति को निर्धारित करता है। ऐसी चीज है खेती किसानी। अब इसकी वजह क्या है कि जैसे और आर्थिक गतिविधियां आती हैं उनका अलग अलग चरित्र होता है। ये एक उत्पादन है, एक पुनरुत्पादन है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उत्पादन कहा जाता है उसको। एग्रीकल्चर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से डिफरेंट है जी। वो फर्क इसलिए हो जाता है कि ये पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। पुनरुत्पादन और उत्पादन में जो भेद होता है वो इस बात का होता है कि उत्पादन की प्रक्रिया आप नियंत्रित कर सकते हो और उसमें इनपुट और आउटपुट का रिश्ता जो है वो फिक्स्ड होता है। जिस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी के थ्रू इनपुट डाल के और मैन्युफैक्चरिंग में आपका प्रोडक्ट निकल आता है। कृषि में जो बीज की प्रक्रिया है वो आपके हाथ में नहीं है, वो प्रकृति में पे निर्भर है। ठीक है, बीज डाल देने भर तक जो आपके हाथ में है। हाँ, अब बीज की जो प्रक्रिया है, बीज का नया पौधा बनने की, ये वो उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। अब खेती को अगर समझना है पुनरुत्पादन है चूंकि, तो आप ये समझिए जैसे बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया होती है। अब उसमें निर्धारित है 9.5 महीना लगेगा। आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ करेंगे तो उत्पाद आपका सही नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल सिमिलर प्रक्रिया जो है वो खेती की होती है। ये आपके हाथ में नहीं है। ये नहीं है कि आपने इनपुट बढ़ा दिया और मशीन चलाने का टाइम बढ़ा दिया तो ज्यादा पैदा कर लिया। इसमें कितना पैदा होगा वो भी आपके हाथ में नहीं है, आप निर्धारित नहीं कर सकते। आपने 1 किलो बीज डाला, 1 किलो बीज में मौसम ये वो सब के चलते हुए एक बार 1 टन हो गई पैदावार और अगली बार और चीजों ने साथ नहीं दिया तो आपकी आधा ही टन रह जाएगी। तो ये सब आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो हम जब खेती किसानी की बात कर रहे होते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य को हमें ध्यान में रखना होता है कि हम इसमें कोई भी नीति बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई भी विमर्श हो रहा है, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी भी दृष्टि से इसको अप्रोच कर रहे हैं, अगर ये निशानदेही हमारी मिस होती है तो हमारे आर्गुमेंट भी भटक जाते हैं।
खेती किसानी को अच्छे से किस तरह समझा जाए, खास कर कि आज की पीढ़ी अगर समझना चाहती है तो वो किस तरह से समझे? तो पहला पॉइंट जो है वो इसके जो चरित्र है इसको समझने का है, और वो बाकी चीजों से कैसे डिफरेंट है ये एक बार फ्लैग हो जाए तब फिर उसके अनुरूप बात की जा सकती। इसी के चलते जो दूसरा पॉइंट इसमें से पैदा होता है वो ये होता है कि खेती किसानी में जो निर्धारक बिंदु है और जिससे कल्चर बनता है, संस्कृति बनती है, वो है कि ध्येय क्या है। अंग्रेजी में बोलेंगे रैशनल क्या है, वाई यू वांट टू प्रोड्यूस क्रॉप। खेती किस उद्देश्य से कर रहे हैं आप, किस ध्येय से कर रहे हैं। अब लंबा इतिहास जो है मानव सभ्यता का विकास का है, उसमें उत्पादन की खेती की जो शुरुआत हुई वो बहुत लंबे सैकड़ों हजारों साल चलती रही। वो स्वयं के उपभोग के लिए हुआ। ठीक है, स्वयं के उपभोग के लिए वो ध्येय अगर है तो उसका असर कैसे पड़ता है खेती में, कि मैं अगर अपने खाने के लिए पैदा कर रहा हूँ तो एक फसल से मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी जो खाने की जरूरत है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो है इनबिल्ड हो जाता है। बहुफसली होगी खेती अगर अपने लिए हो रही है। हमें थोड़ी सी हल्दी भी चाहिए होगी, हमें थोड़ी सी सरसों भी चाहिए होगी, हमें सब्जी और दाल भी चाहिए होगी, और हमें गेहूं और चावल भी चाहिए होगा। तो मल्टीपल क्रॉपिंग होगी, ये नहीं हो सकता कुछ और। दूसरा पॉइंट, ये मैं अपने खाने के लिए पैदा कर रहा हूँ तो मैं जानबूझ के कीड़े मारने के लिए जहर नहीं डाल सकता। हाँ, राख डाल के कुछ काम चला लेता हूँ, कुछ और तिगड़म लगा लूंगा, कुछ कर लूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो पैदा हो रहा है मैं खाने जा रहा हूँ। खाद का इस्तेमाल कुछ उदाहरण बता रहा हूँ कैसे डिफरेंट हो जाता है। अब इस हिसाब से इसकी हिस्ट्री को देखा जाना चाहिए ना। आपने अगर देखा होगा तो खेती का विकास कैसे हुआ। पहले तो बीज ऐसे छिड़क दिया जाता था ना, फिर वो धातु का प्रयोग शुरू हुआ, हल बना, फिर पर्शियन व्हील की इजाद हुई, उससे रहट की सिंचाई का बना। तो एक इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा कर सकता है, ये सेटल्ड एग्रीकल्चर से शुरू हुआ। जो पर्शियन व्हील वगैरह ये वो आ जाने की बात क्या है। तब भी जो है बहुत लंबे समय तक खेती का उद्देश्य जो है वो मूलतः अपने खाने के लिए पैदा करना। ठीक है, अब अपनी जरूरत से ज्यादा जो हो रहा है वो ट्रेड किया जाता है। मान लो कपास भी पैदा किया मान लीजिए, तो पहले तो अपनी जरूरत पूरी हुई ना, फिर जो अपनी जरूरत से फालतू हुआ उसे बेच दिया। अब वैसे जो है खाने पीने की चीजें भी हुई, अपने से दीगर जो है जरूरत से ज्यादा वो ट्रेडेबल थे। फिर धीरे धीरे अवस्था आई कि ट्रेड करने के लिए ही पैदा किया जाने लगा। तो अपने पता चला जो नाव लेके जाते थे कपड़ा वपड़ा बेचने, ये वो खबर लाए कि वहाँ इस चीज की डिमांड ज्यादा है। तो कुछ लोग कुछ करने लगे, धीरे धीरे पलटा खाती है चीजें। अब जो हम लोगों का मूल उद्देश्य आता है कि आजादी आई, या ब्रिटिश पीरियड में देखो उनकी जरूरत थी जो अंग्रेजों की कि नील की खेती चाहिए, तो उन्होंने अपने बंदे आए अत्याचार करके जबरदस्ती से। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज सुनते हैं ना वर्ल्ड में, इसकी शुरुआत अंग्रेजों के जमाने में हुई, तो वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के हिसाब से थी। हाँ,
नील वाला जो है वो एक मॉडल था, जो वैसा मॉडल था, जबरदस्ती करवाने, मतलब शारीरिक अत्याचार ज्यादा रही थी, फोर्स्ड। और शुगर वाला जो था, चीनी वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली तर्ज पे था कि जहाँ पे मिल स्थापित की चीनी की, उसके आसपास इतने किलोमीटर के एरिया में जो किसान है उसके साथ अनुबंध हुआ कि तुम इतना गन्ना हमको दोगे, और मिल खरीदेगी। तो किसानों को भी ये था कि इसमें तुरंत मिल जाएगा पैसा, तो हम पैदा करने लग गए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह शुरू हुई, लेकिन फिर भी जो मूल ध्येय था उससे विचलित नहीं हुआ मामला। ये समस्या प्रारंभ हुई ध्येय बदलने की, रैशनल चेंज होने की 47 से। आपने 1947 की बात की, तो सवाल दिमाग में आता है कि 1947 से किस तरह के बदलाव आप देखते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब तमाम कॉलोनी सब आजाद होने लगी, तो उस समय की राजनीति अगर आप देखेंगे तो जो खाद्यान्न है उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, कि जो आजाद नए देश हो रहे हैं उनको फिर से बांधने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था। वो क्या बोलते हैं उसको, मार्शल प्लान बोलते थे यूएस की पॉलिसी को उस टाइम। और मार्शल प्लान के तहत जो है वो खाद्यान्न की सहायता और वो जो है उसको राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और एक यूएस का PL 480 होता था जिसके तहत अनाज उनाज की सहायता दी जाती है। हमने देखा है अपनी आंखों से, PL 480 का गेहूं लाल रंग का राशन की दुकानों पे आता था। तो वो सब वो संकेत बता रहा हूँ ये इस बात के कि राजनीति में इस्तेमाल हो रहा था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जो नेतृत्व था, जो राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे थी, उनके लिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना जो है वो अपनी स्वतंत्रता कायम रखने और नॉन अलाइंड होने की पूर्व शर्त हो गई थी कि आप खाद्यान्न के चलते किसी एक गुट के मेंबर बने, उससे अगर बच के आपको अपनी स्वतंत्र नीतियां, स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र वो चाहिए, तो उसकी एक पूर्व शर्त सी लगने लगी कि जब तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं होगे तब तक तुम ना आर्थिक नीति स्वतंत्र बना पाओगे, ना विदेश नीति स्वतंत्र बना पाओगे। तो ये चीज जो है ये उस टाइम के नेतृत्व में ऑब्सेशन तक चली गई। और यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, जब कह सकते हैं टाइटनिंग शिफ्ट है कि प्राइमरली प्रोडक्शन इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन और एडिशनल प्रोडक्शन को मार्केट करते थे। उससे गियर बदलने की बात आई और रैशनल हो गया कि FCI के गोडाउन भरना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो सिस्टम सोचा गया ना आत्मनिर्भर होने का, वो सोचा गया कि हम सरकार खरीदेगी और सरकार संचालित करेगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस तरह की व्यवस्था सरकार ने सोची थी, जैसा कि आपने बताया है अपनी इस बातचीत में, उसके लिए सरकार ने किस तरह से काम किया? उसका फिर आपको जो रूरल डेवलपमेंट की पॉलिसी है 52 ऑनवर्ड्स 47 से, उसका थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं रन थ्रू दे सकता हूँ। कि पहले अगर याद हो, जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे और 6th-7th में भी आए, तो ड्राइंग में हमें पोस्टर बनाना होता था, अधिक अन्न उपजाओ। ये मैं 50s की बात बता रहा हूँ, 60s। तो अधिक अन्न उपजाऊ के बनाने होते थे पोस्टर, तो उसमें गेहूं बाली बनाते थे, करते प्लेट बना। तो सबसे पहला जो 47 हुआ कैंपेन शुरू हुआ था,
वो अधिक अन्न उपजाऊ के नाम से ही हुआ था। फिर खेती में कैसे अधिक अन्न उपजाओ, 6-6 इंच की दूरी पे बीज डालो, लाइन से वो करो, तो उसमें यू कैन मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। तो उस टाइम जब रूरल डेवलपमेंट विभाग की शुरुआत हुई तो उसमें जो वर्कर होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया गया, उसको एक्सटेंशन वर्क बोला जाता है। उनका काम होता था गांव-गांव जाके लोगों को बताना कि इतने फीट बाई इतने फीट का गड्ढा खोदो, उसमें सब कचरा डालो, कंपोस्ट कैसे बनती है, 6-6 इंच की दूरी पे लाइन से बीज लगाओ, मेड़ बनाओ। हाँ, ये सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उस टाइम जनता को समझाने का काम था ग्राम सेवक का। इसका नाम भी ग्राम सेवक रखा गया था, सेवा का, और ये सिखाने का काम होता था एक्सटेंशन का। तो इसी पे सरकार लगी हुई थी कि खेती का उत्पादन बढ़ाना है। उसमें बीच में ये आया कि इनको आइडिया दिया गया कि बीज भी ऐसे बन सकते हैं जो ज्यादा पैदा करते हैं, हाई यील्डिंग वाले। यहाँ पे ट्विस्ट जो है स्टोरी में वो 52 से आता है। नेहरू जी एक चिट्ठी लिख के फोर्ड फाउंडेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एग्रीकल्चर के फील्ड में ये हाई यील्डिंग वगैरह का वो करें, तो उनकी उस पर एक प्रोजेक्ट लाया जाता है 52 में। तो उस प्रोजेक्ट के तहत जो है हाई यील्डिंग वैरायटी और उसके सपोर्ट में खाद चाहिए होती। जब आप हाई यील्डिंग पे जाओगे, चम करोगे, तो पेस्ट कंट्रोल और इसके सबके लिए आपको एडिशनल चाहिए होगा फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड और हाई यील्डिंग, ये पैकेज डील है। तो ये पैकेज डील के पायलट प्रोजेक्ट चले। जो पायलट प्रोजेक्ट साइट मैंने देखी, विजिट की 82 में, वो अजीतमल ब्लॉक इटावा की थी। ऐसे एक गाजीपुर में था, एक और किसी जगह था, 3 जगह ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसी सिलसिले में पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है, ये कि 68 वगैरह गेहूं के बीज आए हाई यील्डिंग वैरायटी वाले। ज्यादा उत्पादन वाले बीजों की जो बात आपने बताई, क्या उससे मोनोक्रॉपिंग की समस्या नहीं बढ़ी? तो वो सब प्रक्रिया चली, पैसा इन्वेस्ट किया भारत सरकार ने उसमें, और अपने बीज पैदा किए। 68 मेरे याद है, बैठा हुआ दिमाग, उस टाइप के बीज बने और ये हुआ। और उसी में गेहूं, चावल, धान के ऐसे बीज बने हाई यील्डिंग कि आप 3 बार फसल ले सकते। तो जो गेहूं चावल का बनाना, इसमें 2 होती थी ना अपने पारंपरिक रूप से फसल, ये हाई यील्डिंग के चक्कर में 3 लेने लगे। और उधर सरकार ने कहा कि आप जितना भी गेहूं चावल पैदा करोगे, सरकार खरीद केंद्र पे आप दे दो, आगे पैसा ले जाओ। ये सर जो उस समय जो ये बीज बने थे, ये वो जेनेटिक वो वाले नहीं थे, हाई यील्डिंग थे। इनके जेनेटिक मॉडिफिकेशन का जो मेथड था ना, अच्छा। एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग वाला, विच टेक टाइम्स। नेचुरली भी क्रॉस ब्रीडिंग होती रहती, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता रहता, लेकिन वो 10 साल, सैकड़ों साल का होता है। अच्छा। जब पराग उड़ के इधर उधर बैठता है, ये होता है, और उससे फलों की या फसल की शक्ल बदलने लगती है, टेस्ट बदलने लगता है। तो वो सैकड़ों साल में होता है जाएगा। उसको अब लेबोरेटरी में जल्दी करने लगे। तो उसी जैसे आम की भी कलम लगती थी, तो उसमें छेड़छाड़ जो है, वो कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं था, और उसका कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि आप बहुत हाई स्पीड से कर सकें। तो उसका बदलना, तो हाई यील्डिंग वैरायटी जो शुरू में आई थी, वो टर्मिनेटर सीड से डिफरेंट थी। अच्छा। हाँ, वही मेरा पूछना, वो
एक विशिष्ट एरिया के अंदर आपने क्रॉस करवा के उसको बनवाया था। डिबेट बनी हुई ना कि सब इंदिरा के ही समय, हरित क्रांति के समय। नहीं, हरित क्रांति बहुत पहले शुरू हुई। ये सब पॉपुलर नोशंस हैं। जी जी, वही मेरा अगर जेन्युइन थीसिस पढ़ी होगी मेरी, निकाल लो, जिसमें रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि किस किताब से मेरे जानकारी मिली थी कि नेहरू जी के इनिशिएटिव पे फोर्ड फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट चलाया था। अल्बर्ट मेयर था साइंटिस्ट जो आया था। ये मेरे लिए भी सन 76 में इतनी वो ध्यान थी कि अभी तक इम्प्रेशन मेरे पड़ा हुआ याद है मुझे। तो किताब मैंने सन 76 में पढ़ी थी, कितना साल हो गया, अभी तक गई नहीं दिमाग से, क्योंकि मेरे लिए भी शॉकिंग था ये उस टाइम। यार नेहरू ने फोर्ड फाउंडेशन को बुलाया था। तो खैर ये चक्कर रहा। तो उससे क्या हुआ कि रैशनल शिफ्ट हो रहा है, रैशनल ऑफ प्रोडक्शन। नाउ जब ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस हो जाती है, उसका भी अभी बता दूंगा थोड़ा सा, तब प्राइमरली पीपुल स्टार्टेड ग्रोइंग फॉर स्टोरेज, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो क्या हुआ, क्रॉप मोनोक्रॉपिंग होने लगी। यार 3 बार तुम फसल पैदा करके सेंटर में ले आओ जाके और पैसा सीधा करो तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है ना तुम्हारे। तो व्हेन आई वेंट टू इटावा अजीत मल ब्लॉक इन 1982, उस टाइम का जो डेटा था वो बताता था वहां धान और गेहूं के अलावा फसल पैदा नहीं हो रही। तो मैंने एग्रीकल्चर सेंसस पीछे जाके देखा तो इटावा में दलहन भी होता था, कपास के भी होते थे एरियाज थे, और गन्ना वगैरह भी होता था। हाँ, लेकिन 70s आते आते तक सिर्फ धान और गेहूं मोनोक्रॉपिंग। सरकारों द्वारा प्रमोट किए जाने वाले बीजों का शुरुआती दौर में किसानों ने किस तरह से इस्तेमाल किया? क्या उनके लिए कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार ने की थी, या किस तरीके से उन्होंने बीजों का इस्तेमाल किया? बुढ़े किसानों से मिला उस टाइम में 82 में, तो बताते थे यार वो दे जाते थे, हमें तमीज नहीं थी इस्तेमाल करने की, सीख रहे थे। तो सिंचाई करते थे तो खाद जो है वो पानी तैरती रहती थी, तमीज नहीं थी। हम लोग दिए डाल दिए हमने ऐसी। तो करते करते जब अब इटावा से कानपुर रेल लाइन जा रही थी, उस पे देखो दोनों तरफ जमीन जो सफेद दिखाई देती, इसके प्रभाव में अल्कलाइन हो गई थी केमिकल के एक्सेस यूज की वजह से। हाँ, ये चीज उसी टाइम दिखने लगी थी 80s में। तो खैर जो मेन पॉइंट इसमें है शिफ्ट ऑफ रैशनल। अब शिफ्ट ऑफ रैशनल से मोनोक्रॉपिंग जब होती है तो आपको बाकी चीजें खरीदनी होंगी। अब जैसे इटावा किसान है, वो पैदा सिर्फ गेहूं चावल कर रहा है, तो सरसों खरीदनी पड़ेगी ना उसको, दाल खरीदनी पड़ेगी उसको। हाँ, अब यहां से कल्चर क्यों आई है, वहां से प्रेशर पैदा हो रहा है कैश का, कि आपको जरूरत तो नगद मिल रहा है आपको, इसमें भी गेहूं चावल से भी, लेकिन खाना चलाने के लिए भी आपको नगद चाहिए। अब नगद जब ज्यादा एक प्रेशर हुआ तब ग्रीन रेवोल्यूशन की एंट्री होती, ये प्रीकर्सर था उससे। हाँ, फिर 1979-80 में वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम था 79 में IRDP, इसमें 23 या 26 मदें थी। इस प्रोजेक्ट की बात नहीं करते लोग, आपको मिलेंगे, जिनमें पॉलिटिकल इकोनॉमी की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है।
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या था, इसका जो फंडामेंटल बेसिस था वो कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन का था। इसने इस प्रोग्राम से एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी ड्रिवन और कैपिटल इंटेंसिव बना दिए और उसके लिए संसाधन मुहैया कराए गए। तो IRDP प्रोग्राम के अंदर लोन्स एंड सब्सिडीज की व्यवस्था थी। 23 आइटम की लिस्ट थी, जिसमें ये जो ट्रैक्टरों के कर्जे और ये वो उसकी बढ़ोतरी भी इसी शुरू हुई। केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह के ऊपर सब्सिडी, शेड्यूल कास्ट की इतनी, मार्जिनल फार्मर की इतनी, इसकी इतनी। तो खूब भ्रष्टाचार के भी डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ इससे। हाँ, ग्राम सेवक का काम भी बदलना शुरू हुआ। तो ये तो 79-80 में आया है और 82 में मैं इटावा ब्लॉक में बैठा हुआ हूँ, रजिस्टर में से डेटा नोट कर रहा हूँ। उस टाइम कंप्यूटर तो था नहीं, इतना बड़ा रजिस्टर है, उसमें से बैठ के नोट करना पड़ता था। बाबू लोग बातचीत कर रहे थे, एक अकाउंटेंट बैठा है, बड़ा परेशान हो गया, उसकी शक्ल मुझे आज तक याद है। कहने का साला भैंस भी आजकल मशीन बनने लग गया है। हमें क्या हुआ उस्ताद? बोला सब एक दाम की भैंस कैसे लगती है? तो उसमें जो आइटम थे उसमें इसके लिए भी सब्सिडी थी। तो मैक्सिमम सब्सिडी जिस रेट पे वसूली जा सके, ये जो लालू का चारा घोटाला बोलते हैं ना, IRDP घोटाला है। उसमें चारा नहीं, चारा जानबूझ के पॉलिटिकली दिया गया नाम। ये जो सब्सिडी ऑन एनिमल हस्बेंड्री है उसका घोटाला। तो वो ऐसे होता था, 4 लोग मिलके खरीदवाते थे। एक बैंक का बंदा होता था, एक डायरेक्टर होता था, एक ब्लॉक का ADO। हाँ, तो वो 4 लोग दस्तखत करते थे, तब ये सब्सिडी जो है वो आपके बैंक में जाती थी। शुरू के 3 ही साल हुए ना, 82 की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं वहां बैठा हूँ, तभी तक ये सिस्टम बन गया था। एक ही भैंस 4 बार बिक रही है। हाँ, एक ही भैंस है। वो रेट चूंकि एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं हो रही है ना, तो क्या है, मैक्सिमम जितने सब्सिडी निकल सकती है उतने ही रेट लग जा दिया जाता है। भैंस कोई भी बिके, रेट पूरा वसूलना है ना मैक्सिमम। ये राज था उसका। तो ये IRDP ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी प्रमोट करवाया, खाद वगैरह के पूरी मार्केटिंग ये वो का इंतजाम करवाया। और तो इससे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की। फिर हुआ क्या, क्योंकि राइस जो है वो 3 बार पैदा होने लग गया था और बिक्री की गारंटी थी FCI गोडाउन पे। देन इट टर्न्ड आउट टू बी ए राइस रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए राइस रेवोल्यूशन। इसमें उस टाइम के पेपर्स वगैरह EPW के वो डिबेट पढ़ोगे तो कृष्णा भरद्वाज ये सब जो पुराने इकोनॉमिस्ट लोग थे, इनको पढ़ने में मिल जाएगा कि ये राइस रेवोल्यूशन था, एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहा जाए। तो ये 70s वगैरह में आएगा। 50s से जो पॉलिसीज चली वो अलग कहानी थी। तो अब जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं अभी, ये फिर से रैशनल चेंज करने की क्रम चल रहा है 90 के बाद से। खेती में सरकारों ने वैश्विक बाजार के हिसाब से कब और कैसे काम करना शुरू किया, इसके बारे में जरा किताबी दुनिया के श्रोताओं को बताइए। 90 के बाद से दे वांट की प्राइमरली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुड बी गाइडेड बाय द डिमांड्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट। अभी जैसे FCI गोडाउन की जरूरत हो रहा था ना, तो FCI को ही खत्म किए दे रहे हैं, खरीदना बंद कर दिया। आज गारंटी नहीं है, हम चाहे 3 बार चावल पैदा कर लें, हमारा खरीदने वाला नहीं है कोई धान।
सेंटर बंद करवा दिए हैं। तो ये ट्रांजिशन की कसक है। ये डिक्टेटरशिप रही होती तो एक झटके में खत्म कर दिया गया होता था। ठीक है, एक झटके में आप खत्म नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे हो रहा है। तो पुराने को धीरे धीरे आप ब्रेक कर रहे हैं, हाँ, नए को धीरे धीरे पटरी बिछा रहे हैं। तो ये उसकी पीड़ा है जिसका नतीजा किसान आंदोलन। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात अगर आप ट्रेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत, नीतीश कुमार कृषि मंत्री थे 99-2000 में, ठीक है, हाँ, तो 99-2000 में एक नई कृषि नीति का ड्राफ्ट नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट में पास करवाया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाज पार्ट ऑफ दैट। हाँ, ये तीनों एक्ट जो हैं ये उस समय भी उसका हिस्सा थे। तो वही वो गियर चेंज करने वाली चीज थी। जैसे अभी लोग कहते हैं ना कि आप धान और गेहूं क्यों पैदा करना चाहते हैं, हाँ, आप डाइवर्सिफाई कीजिए। हाँ, अब विविधीकरण कैसे आया? बंगलोर वगैरह के कर्नाटक में पता चला एक जारकिन करके फसल होती, छोटा सा खीरा टाइप इतना बड़ा होता है। हाँ, कुंदरू वो खीरे के बीच की चीज, वो पूरे यूरोप में जैसे हर टेबल पे रखा रहता है ना फ्री, वो सिरके में भिगो के रखा होता है। हाँ, तो डिमांड ज्यादा है। पता चला जर्किन की खेती के लिए विश्व बैंक का जो वो है प्राइवेट सेक्टर वाला वो फंड दे रहा है। डाइवर्सिफिकेशन की, सोयाबीन में डाइवर्सिफाई कीजिए। हाँ, और इसके पीछे तिलहन की पॉलिटिक्स है बहुत बड़ी। वो सारे तेल खराब हैं जिनका तेल आप निकाल सकते हैं, और जो तेल औद्योगिक प्रक्रिया से निकल गया है वो अच्छा है। सूरजमुखी का तेल कोल्हूम नहीं निकाल सकते, सूरजमुखी का तेल कोल्हूम नहीं निकल सकता। तो जो कोल्हूम नहीं निकल सकता है वो तेल अच्छा है, और जो कोल्हूम निकल रहा है वो गंदा है, खराब है। तो वो वाला फार्मूला से भी अब इसमें पॉलिटिक्स आपको ये समझना, 1983 में डंकल प्रस्ताव आया जी। उसको समझना यहाँ पे इसलिए जरूरी है। 1983 में आया जी, ड्राफ्ट। 10 साल लगा उसमें कंसेंसस हो गया, 93 में दस्तखत हुआ, 95 में WTO बना। तो 83 में क्या था डंकल, याद है कुछ चीजें हमको, हम जब लागू हुआ है तब कुछ चीजें। अच्छा, तो बहुत सिंपल बात है। और गांव स्तर तक क्या डिबेट हुई? दैट वाज एन अटेम्प्ट। 70s की क्राइसिस बोली जाती कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म की क्राइसिस से उबरने के जो रास्ते थे उसमें कैपिटल टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर बिकेम नेसेसरी। कि एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट खेल से बाहर था, मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक कैपिटलिज्म था। It was driven by मैन्युफैक्चरिंग। उससे टर्म्स एंड ट्रेड्स किसानी के उसके तय होते थे। अब जरूरत ही आ गई थी, क्राइसिस ये बता रही थी कि भोजन पानी वगैरह में भी हाथ नहीं डालोगे तो चलेगा कैसे कैपिटलिज्म। तो भोजन में हाथ डालने कैसे हो शुरुआत? तो इन्हें बोले कि खेती के नियम भी ऐसे ही निर्धारित होने चाहिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की ट्रेड एंड टैरिफ तय होती थी, उसका एक सिस्टम बना था, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो गेट जो था इट वाज कन्फाइंड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो कहने लगे अब एग्रीकल्चर का भी ट्रेड होना है, तो इसमें भी टैरिफ वगैरह तय करने का खेल जो है वो उन्हीं नियमों के हिसाब से होने चाहिए।
तो डंकल ड्राफ्ट वाज बेसिकली प्रपोजिंग फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म कि एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वाज पार्ट ऑफ इट एंड गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ट्रेड ऑफ सर्विसेज और एग्रीकल्चर ट्रेड, इसको आप गेट में जोड़ दीजिए तो डंकल ड्राफ्ट हो जाता है। डंकल ड्राफ्ट वाज गेट प्लस AOA एंड गेट्स। इसके इम्प्लीमेशन क्या हुआ कि एग्रीकल्चर ट्रेड और सर्विसेज को भी आप मैन्युफैक्चरिंग के फ्रेमवर्क में देखना शुरू करें, ट्रीट करें, उसके हिसाब से समझौते करें। तो ये 83 से प्रेशर क्रिएट होता है कि शिफ्ट द रैशनल ऑफ एग्रीकल्चर टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्लोबल मार्केट। ठीक है, 93 तक ये बहसों में रहा, निगोशिएशन टेबल्स पे, और धीरे धीरे पॉलिसी पुश शुरू हो। देखिए 85 में राजीव गांधी ने ऑयल सीड मिशन शुरू किया था। 5 मिशन है राजीव गांधी के 85 के, वो आपको दिशा बताते हैं। टेलीकम्युनिकेशन मिशन, जिसकी फसल आज मोदी काट रहे हैं, उसका तार उन्होंने बिछाए थे। लिटरेसी मिशन, ऑयल सीड मिशन, या 2 और है, मैं ध्यान नहीं आ रहे इस समय, बड़ा बार है। पंचायत नहीं, पंचायत दूसरे नहीं, टेक्नोलॉजी, लिटरेसी, ऑयल सीड, हाँ, IT उसी में कम्युनिकेशन आ जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन में आ जाएगा। एग्रीकल्चर जुड़ा, उसमें ऑयल सीड वाला मिशन था। ये 85 में उन्होंने इसकी 98-93 में बता रहा हूँ एग्रीकल्चर पॉलिसी आ गई थी पूरी से। मोदी सरकार जो 3 कानून लेकर आई थी, जिन्हें बाद में आंदोलन के बाद वापस ले लिया, अगर वह कानून लागू होते तो किस तरह का बदलाव देखने को मिलता? तो ये जो अभी लड़ाई चल रही है ये लॉज की, ये लॉ अगर लागू होने का मतलब ये है कि शिफ्ट इन रैशनल हैज बीन ऑफिशियली स्टेब्लिश्ड। अभी ऑफिशियली स्टेब्लिश नहीं हो पाया। लाइक यू डोंट हैव एनी लॉ जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगल प्रोटेक्शन मिलता हो, इसलिए वो पिकअप नहीं कर पा रही है। वरना फ्रेगमेंट में स्पोरेडिकली अलग अलग रीजन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। जैसे पेप्सी और कोक का जो टमाटो केचप का मामला है, तो टमाटो की फील्ड में चल रही है। जारकिन बता रहा था मैं, जारकिन की फील्ड में चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। शुगर में कंटिन्यू कर रही है, लेकिन उसका शुगर तो बहुत ओल्ड चीज है, उसके कॉन्ट्रैक्ट भी डिफरेंट टाइप के, अलग तरीके के। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दूसरी है, ये ज्यादा गुलाम बनाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बीज भी उनका, खाद भी उतना, एक्सपर्ट जो बताए उतने डालोगे। पूरी किट, अब खरीदने की गारंटी नहीं है, खरीदने गारंटी नहीं। फिर उस समय अगर उस समय डंडी मारने का। सो दैट इज द प्रोसेस में जिसमें ट्रांसफर हो जाती है रिसोर्स टू द कॉर्पोरेशन। इसको समझने के लिए जो 90 का US का हिस्ट्री है वो बताता है। 90 में वहां का स्मॉल फार्मर खत्म हो गया। वहां का स्मॉल फार्मर मालूम क्या साइज था? 25,000 हेक्टेयर से लेके 1.25 लाख हेक्टेयर तक। वहां जमीन बहुत है। तो इस औकात वाला जो किसान था ना, वो
इनएफेक्टिव एंड नॉन वाइबल हो गया, बिक गई जमीनें उसकी। 2000 से हालत ये हो गई सिर्फ कारपोरेट एग्रीकल्चर इज सर्वाइविंग। तो अब तो शायद 2% शायद मतलब बचा हुआ है क्या किसान जो है। नहीं, वो तो इतने मजदूर हैं जो हेलीकॉप्टर से खाद छिड़की जाती है, पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, फैंसी मामला है। हजारों लाखों हेक्टेयर के फार्म है एक कंपनी का, और सीधे वॉलमार्ट में जाके बैठता है, बिक जाता। तो वही मॉडल में सबको इंटीग्रेट करने के चक्कर में ये लॉज लाई गए, तो ये शिफ्ट का मामला है। अब इसके सोशल और वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, ये सप्लाई जो कंज्यूमर है, अब वो डिवीजन हो गया ना, कंज्यूमर का बड़ा सेक्शन ऐसा हो गया जिसका खेती से कोई लेने देना नहीं। जब सेल्फ के लिए प्रोड्यूस होता था तो मेजॉरिटी हैड सम रिलेशनशिप विद एग्रीकल्चर, तो इसलिए सेल्फ के लिए। अब उसी में ब्रेक आ गया, एक बड़ी आबादी हो गई जिसके कोई हाँ, जब मैं क्या बताऊँ, मैं रंजना जी जैसे हैं हमारी, ये दिल्ली की रहने वाली है, तीनों हम लोग साउथ गए थे, इन्होंने कटहल देखे लटक रहे हैं पेड़, तो इन्हें पहली बार एहसास हुआ कटहल पेड़ में होता है, देखा हैं, क्योंकि बड़े बड़े लटके हुए हैं, इतना बड़ा फल पेड़ में कैसे लटका हुआ है, हाँ। तो उस टाइप की पॉपुलेशन अब बढ़ती चली गई ना। तो दिस होल प्रपोजिशन ऑफ शिफ्ट इन रैशनल इज अट्रैक्टिव फॉर दिस क्लास, कि आपको सस्ते में वेल पैक्ड क्वालिटी कंट्रोल्ड आइटम जो है वो वाया वॉलमार्ट या कास्को और से मिल रहा है, रिलायंस के थ्रू आप प्राप्त कर सकते। तो एक सोशल बेस हो गया ना इसका, इसका एक सोशल बेस पैदा हो गया है जो इसका सपोर्टर हो जाता है। फिर जो आइडिया मैं जैसे बकबक कर रहा हूँ इतनी देर से जो, और जो ट्रेजेक्ट्री बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ट्रेजेक्ट्री आज के एक्सपर्ट्स को बस की नहीं है, क्योंकि एक्सपर्टीज पैदा ही आपके नैरो थिंकिंग से होती है। जितने आप नैरो सोचते हो उतने बड़े आप एक्सपर्ट होते हो, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता है कि इसको ऐसे किया जाना है, तो आप एक्सपर्ट हो। अब आगे पीछे कहानी आप देखते नहीं हो, आपकी शिक्षा ऐसे की गई है, आपने देखना ही बंद कर दिया। ये होता है कि अरे ये तो हिस्ट्री था, हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट थोड़ा था। अबे हिस्ट्री तो सबकी है, तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की भी हिस्ट्री है बेटा, है कि नहीं? मैंने केमिस्ट्री की हिस्ट्री की केमिस्ट्री पढ़ सकते हो क्या? व्हाट इज साइंस विदाउट फिलॉसफी? साइंस विदाउट फिलॉसफी ये चोर बाजारी, कि आपका कोई एथिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप साइंस को एथिक्स फ्री करके, फिलॉसफी फ्री करके, हाँ, और आप नोट खटोच के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसे। अगर इफ यू प्लेस साइंस इनटू फिलॉसफी एंड एथिक्स, हाँ, तो आप नोच खसोट के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे उसको। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइंड है, ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट रहा है। ये बिहेवियर साइंस पैदा कर दिया इन्होंने। ये ओरिजिनल डिसिप्लिन 3 होती दिखा दिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। सब जितने पुराने चिंतक हैं वो हर विषय में क्यों पढ़ाए जाते हैं? कोई विषय पढ़ो, बिना एरिस्टोटल प्लेटो पढ़ सकते हो, सोक्रेटिस के नहीं पढ़ सकते। वो होलिस्टिक थिंकिंग है कि जीवन का कोई भी एस्पेक्ट जो है वो कवर्ड है, अभी नहीं है, टुकड़े में, टुकड़े भी छोटे होते चले हैं।
सबसे पहले सोशियोलॉजी आई, सोशियोलॉजी से एंथ्रोपोलॉजी आई, एंथ्रोपोलॉजी से उसके स्ट्रीम्स आई 3, फिर कल्चर स्टडी आ गई, सोशल भी अलग हो गया, कल्चर भी अलग हो गया, कल्चर स्टडी हो गई। अब इतने फ्रेगमेंट आप करते चले जाए। तो ये मतलब मोटे तौर से बैकग्राउंड की बात है। अब आप किसान आंदोलन में नजर डालने की कोशिश करें। खेती किसानी से संबंधित या अन्य दूसरी चीजों के बनने बिगड़ने को लेकर नव उदारवाद की खूब चर्चा होती है। उसके लागू करने के समय और संदर्भ क्या थे? ऐसे देखा जा सकता है कि 1991 में औपचारिक रूप से नव उदारवाद की क्या कहना चाहिए शुभारंभ जो है संसद के पटल पे तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा किया गया। तो उससे पहले जो 85 से शुरुआत हुई थी वो अघोषित और अप्रत्यक्ष रूप से, और 91 में आके घोषित रूप से पार्लियामेंट में कह दिया गया। तो जो एग्रीकल्चर के अंदर शिफ्ट ऑफ रैशनल ऑफ प्रोडक्शन था फ्रॉम एफसीआई गो डाउन टू ग्लोबल मार्केट्स रिक्वायरमेंट, वो चालू होना है। अब जो परिस्थितियां थी, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ आबादी है, एकदम झटके से चीजें घट नहीं सकती। तो हमारे यहाँ जैसे सारे रिफॉर्म्स को लागू करने में 25-30 साल लग रहे हैं। तो इसकी पॉलिसी लेवल पे, नीतिगत स्तर पे परिवर्तन करने के प्रयास बहुत चालू हो गए अलग अलग क्षेत्रों से। पानी के क्षेत्र में तो जो भाई खेती में कौन कौन चीज जरूरी है, बीज है, पानी है, हाँ, खाद है, कीटनाशक है, जमीन है, ये सब मिला के ही खेती संभव है। तो इन सब क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र से घुसपैठ चालू हुई है। पानी के क्षेत्र में जो जल संसाधन मंत्रालय और विश्व बैंक की 5 वॉल्यूम की रिपोर्टें हैं, आप दर्शन कर सकते हो, शायद हमारे यहाँ रखी हुई है। और उसमें अलग अलग जल के जो कंपोनेंट हैं, पेयजल और उसका इंडस्ट्रियल इंटरसेक्टोरल एलोकेशन, पानी का बंटवारा कैसे हो, किस क्षेत्र की प्राथमिकताएं कैसे तय हो, इस सब को लेके सुधार, मतलब एडजस्टिंग स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की धक्के लगने शुरू हुए। उसी तरीके से सीड प्रोटेक्शन और इसमें सब में चालू हुए। तो सेक्टोरल एफर्ट्स जो है वो चलाए जाने लगे। जमीन की ओनरशिप है, उसको सबको लेके भी डिजिटलाइजेशन करो रिकॉर्डों का। अब ये आजकल नया कानून अभी ला रहे हैं, तो उस समय वो सेक्टोरल शुरू हुआ था। उन्होंने अलग अलग स्टेट को वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया कि अपने लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन करने का, मतलब जो खतिया खाता नहीं है उसको फोटो खींच के और एक फोल्डर में डालो, जिससे रिट्रीवल हो सके। तो उसके सॉफ्टवेयर बनना ही बनना है। भूमि का भी शुरू हो गया, पानी का हो गया, सीड प्रोटेक्शन और ये वो वाले एक्ट, क्योंकि इधर ये होने लगा टर्मिनेटर सीड इंट्रोड्यूस हुए। तो टर्मिनेटर जैसे आप जानते हैं कि दोबारा नहीं इस्तेमाल होते, एक बार इस्तेमाल हुआ दोबारा फिर खरीदिए। गांव में बांझ कहते हैं, बांझ बीज। जबकि जो पारंपरिक परंपरा थी वो फसल में से ही बचा के रख लिया जाता है, तो अगले साल का बीज होता था। तो इसको टर्मिनेटर लाया इसीलिए गया कि कारपोरेशन कंट्रोल लगेगा, तो हर साल इस्तेमाल, तो हमारा मार्केट मारा गया।
तो ऐसा बीज बनाओ जो एक ही बार इस्तेमाल हो तो हर बार खरीदा जाएगा। तो ये पहले आदत डलवाओ फिर मनमानी रेट बढ़ाओ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विदाउट एथिक्स वाला मामला है। बहुत सारी चीजें जो घट रही हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की नई कृषि नीति का हिस्सा बताई जाती हैं, जिससे आज के बिहार के मुख्यमंत्री और वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने पेश किया था। उसकी क्या सच्चाई है? अलग अलग फील्ड में शुरू हो रहा है। उसी में मैं उदाहरण बता रहा था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह 2000 में कृषि नीति के हिस्से के रूप में लाया गया। और डाइवर्सिफिकेशन के ये सारे इश्यूज जो हैं ये आपको 2000 वाली कृषि नीति में मिल जाएंगे। मेरे भी कंप्यूटर नाम के डब्बे में कहीं ये सारा मटेरियल बना है। मैंने 4 पेज का एक फोल्डर बनाया था A4 साइज का, जो सारे 1000 MPओं को पोस्ट किया था उसके ऊपर करके। तो इसलिए मेरे को याद है सब चीज। 4 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस की थी तो याद है इसलिए मेरे को। तो वो चल रहा था मामला, नरसिम्हा राव के जमाने में शुरू हुआ। फिर बिहारी अटल बिहारी है 99 से 2004, तब यही मामला चला। 2000 वाला बता रहा हूँ, 4 में वो आ रहे। यहीं पे मामला आ जाता है कि अब देखिए बिना पॉलिटिक्स के आप नहीं समझ सकते क्या डिफरेंस है यूपीए, एनडीए और थर्ड फ्रंट। इनमें क्या फर्क है? इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से कोई फर्क नहीं। जो पीरियड रहा हमारे यहाँ 92 से 2000, इस 8 साल में जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल क्लास है उसके अंदर सर्वसम्मति पैदा हो गई नव उदारवाद के लिए। तो जैसे आप लिटरेचर पढ़ते हैं इससे रिलेटेड, तो एक वर्ड आता है वाशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं। तो नव उदारवाद की नीतियों को वाशिंगटन कंसेंसस बोला जाता है। तो उसी तरीके से ये हमारे यहाँ नई दिल्ली कंसेंसस हो गई थी कि सरकार किसी की आओ, हाँ, इस मामले में सब आर्थिक नीति इसी पटरी पर चलनी। रिले रेस है। 5 साल अटल बिहारी दौड़े, मनमोहन सिंह को डंडा पकड़ा दिया, उनको उसी ट्रैक पे दौड़ना है। तो 91 से ये वो वाली रेस चल रही है। कौन रेस कहलाती है? रिले रेस। हाँ, पीटी उषा वाली। 400 मीटर आप दौड़े, पकड़ा दिया, 400 मीटर दूसरा दौड़ा, पकड़ा, ट्रैक बदली तो फाउल हो गया। तो ट्रैक नहीं बदल रहा ट्रैक बदली तो फाउल, फिर नहीं खेलने, खेल से बाहर। तो वही सिस्टम चल रहा था। डिफरेंस क्या है? देखिए वर्क स्टाइल का। अटल बिहारी आए पहली बार, नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह जब चला रहे थे, 400 मीटर दौड़ रहे थे, तो उन्होंने कोई चीज धमाके से नहीं की थी, चुपचाप कर रहे थे। ये आया, ये पहली सरकार रही होगी दक्षिण एशिया में, तो है, बाकी भी मुझे नहीं लगता, जिसने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी, फिर निवेश मंत्रालय। वो चुपके चुपके बेचे दे रहे थे, बोले दाल ठोक के। यही डिफरेंस कायम है। यूपीए का अप्रोच मेरे जो अंडरस्टैंडिंग बनी उसके हिसाब से कंसेंसुअल रूट टू न्यू लिबरलिज्म, कंसेंसस बनाते हुए आप न्यू लिबरल रास्ता अख्तियार करें। इनका जो है वो रूट है एग्रेसिव रूट, मतलब शॉक थेरेपी की तरीके से आप एकदम झटके से लागू करें न्यू लिबरलिज्म। फिर तीसरी फोर्स उभरी है, वो तो खत्म हो गई, थर्ड फ्रंट वगैरह।
वो यूपी और इंडिया मिल गए सर। जिस तीसरे मोर्चे की आपने चर्चा की वो तो अब रहा नहीं। क्या राजनीति में आप भाजपा कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी ताकत के रूप में किसी पार्टी को देखते हैं? अगर देखते हैं तो वो कौन है और उसका आर्थिक नीतियों के मामले में क्या नजरिया पाते हैं आप? तो एक अरविंद केजरीवाल की पार्टी निकली, वो तीसरा रूट है। उसका अगर ग्लोबली हम देखते हैं तो उस रूट को कहा जा सकता है एक करेक्टिव रूट है, करेक्टिव रूट टू न्यू लिबरलिज्म। हाँ, करेक्टिव रूट क्यों है? इनको कोई प्रिंसिपल्ड ऑब्जेक्शन नहीं है न्यू लिबरलिज्म से, लेकिन ये चाहते हैं कि तमीज से हो। जब जो आप पार्टी का बनने का वो सब आप समझने की कोशिश करोगे, प्राइवेट कंपनी बिजली सप्लाई करे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बनाने के लिए अपने अकाउंट में फजिंग न करें, ये हमारी डिमांड है। बिना अकाउंट में हेरा फेरी किए हुए अगर प्राइवेट कंपनी पैसा बनाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट डज इट इम्प्लाई? दैट दिस इज ए पॉलिटिकल फॉर्मेशन विच डज नॉट हैव ए प्रिंसिपल्ड ऑब्जेक्शन टू प्राइवेटाइजेशन, बट करप्शन इज द ओनली इशू। तो इसको मैंने नाम दिया करेक्टिव रूट, कि तुम्हारे राजकाज चलाने में हमें कोई समस्या नहीं है, कमाओ खाओ लूटो, लेकिन तमीज से। जैसे अभी ब्राजील में बीच में लूला करके एक आए थे वर्कर्स पार्टी वाले, और 10 साल रहे हुए, 10 साल में कोई नुकसान नहीं हुआ, न उदारवाद किया, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ठोंक बजा के सही किया, विंडो ड्रेसिंग में चल गया। तो वही खेल इनका है, इनको पूरा देश भी दे दोगे तो यही ठोंक बजा के चलेगा, ऐसे ही राज के। थोड़ा विंडो ड्रेसिंग होता रहेगा, स्कूल चमक रहे हैं, अच्छे हो गए हैं, मॉड्यूलर मोहल्ला क्लिनिक खड़े हैं बने हुए, तो नजर आपकी जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग अलग सी है, एक ट्रॉली जैसी खड़ी हुई है। तो ये डिफरेंस है क्या पॉलिटिक्स में? अब एग्रीकल्चर में इसी को लागू करना है। तो जो सेक्टोरल सब चल रहे थे, इसको ये बैंक जो है इकट्ठा ले आए, जमीन वाला। अभी बिल जो अभी चल रहा है चौथा, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो, ये उसका कुछ नाम है, मैं आपको दे दूंगा, वो अभी पास होने वाला है। झारखंड में रेजिस्टेंस चल रही है, बाकी जगह तो चालू ही हो गया, ठीक है। तो भूमि के रास्ते से पानी वाला सब सेटल हो चुका है। पानी वाले में भी अभी बाकी ये चीजें कि जो नहर का पानी है ना, ये भी प्राइवेटाइज हो गया। नहर का करेंगे, मुझे लगता है पीपीपी करेंगे ना, जब इतने किलोमीटर नहर की देख रेख आप करेंगे, आपको ठेका जैसे टोल टैक्स जा रहा है ना, उसी मॉडल में। मुझे लगता है नलकूप में भी सर 2 मॉडल है ना, एक तो बिजली वाला है, सोलर लगा रहे हैं। हाँ, वो नहीं, जैसे जो हमारे इलाके में क्या है, हमारे इलाके में पंपिंग सेट से निकाला जाता है, हमने अपने खेत में बोरिंग करा ली, उस पर भी शायद कुछ लाने का। तो जो पानी वाली किताबें बता रहा हूँ ना, जो वर्ल्ड बैंक के उससे बनी है, तो उसमें ये चीज बंद होनी है, ये फ्री नहीं रह जानी है। वही मैं कह रहा हूँ कि उस पर भी ये रोक लगा दे। ये चर्चे बोले वो पानी जो है सबका है, आपका निजी थोड़े ना। वही मैं कह रहा हूँ। तो पानी आप जो है फ्री में निकाल रहे हो, तो आप ये ग्लोबल धरोहर है वो, तो बिना उसका प्राइस पे किए हुए आप नहीं ले सकते। हाँ, तो ये सब उसमें है। ये 95 की रिपोर्टें हैं छपी हुई, जो टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ, 95 की है, आप देख सकते हो हमें। तो पानी वाले में भी ये कम। अब ये जो कानून आ रहे हैं, 3 कानून, ये उसको भी बैंक कर रहे हैं इनकी स्टाइल में।
धाड़ से मारा इन्होंने। और इन तीनों में मंडी खत्म करने वाला मामला शामिल है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रिक्योरमेंट, प्राइवेटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और तीसरा क्या था? भंडारण। हाँ, एसेंशियल, उसमें सब लिमिट हटा देना, ये कर देना। तो सीधे सीधे खुले रूप से आप कह रहे हो कारपोरेट एग्रीकल्चर को हम प्रमोट करें, शब्द का इस्तेमाल किए बगैर। तब जो है मामला हेड ऑन पे आ गया। ये पहले जो है चुपचाप अलग अलग हो रहा था ना, टुकड़े टुकड़े में, तो समझ में नहीं आ रहा था। जब एक साथ खुलेआम आपने निकाल के पत्ता डाल दिया टेबल पे, अब ये आंदोलन जो हुआ, जिसको कोशिश हुई इसको डिस्क्रेडिट करने की, ये वो, तो वो राजनीतिक आंदोलन नहीं, बड़े किसान का आंदोलन है सर। और मैं मानता हूँ ये बात भारतीय संदर्भ में सच भी है, और आंदोलन सस्टेन भी इसीलिए किया कि ये खाए पिए किसान के आंदोलन थे। हाँ, जो अपने खाने ज्यादा पैदा करने की जिसकी औकात नहीं है, वो इस आंदोलन में क्यों आएगा भाई? इसको तो जिसको बेचने के बने, उसे मंडी कानून से क्या लेना देना? वो चलाएगा तो वहाँ घर पे क्या होगा? वो तो फिर आधा मजदूर है ना, वो वही कह रहे हैं, जिसका बाजार के भर का पैदा नहीं होता है, अपने नहीं पूरा पड़ता, तो मजदूरी करता है ना दूसरे के। अपना कोई एक आइटम निकला है 6 महीने का, तो वही बहुत होता है। तो वो तो किसान नहीं था, रीढ़ इसका आंदोलन की, इस आंदोलन की रीढ़ होता है जो बाजार के लिए पैदा करते थे, जो एफसीआई गोडाउन वाले रेशनल की रीढ़ की हड्डी था। दिल्ली के किसान आंदोलन को खारिज करने की खूब कोशिशें हुई। सत्ता पक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष से समर्थित संगठन के द्वारा, उसके संगठन मतलब उसकी पार्टी से जुड़े जो संगठन हैं उनके द्वारा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एफसीआई गोडाउन सबसे ज्यादा पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यही बढ़ता था ना, तो उसी का आंदोलन था। अब इसमें इसको समझने में बड़ा एक और पेच है। वो पेच यह है कि जो क्या कहना चाहिए, लैंड सिस्टम जो रहा है अपने, उसकी पृष्ठभूमि के बगैर ये वेरिएशन समझ में नहीं आता, और उसको भी अंडर प्ले बहुत किया गया एकेडमिक्स में। वो ये था कि जब हम आजाद हुए तो हमारे यहाँ लैंड सिस्टम के हिसाब से 57% कृषि भूमि जमींदारी सिस्टम में थी, 36% के करीब जमीन जो है कृषि वाली वो रैयतवाड़ी सिस्टम में थी, और 60% जो है वो महलवाड़ी सिस्टम में। ये 3 तरीके की व्यवस्थाएं जो है लगान वाली, ये हमारे यहाँ कायम थी। अब जो आजादी के बाद कानून बनने शुरू हुए, उनका थ्रस्ट था कि जोतने वाला जो है वही मालिक हो, उसके पास जमीन हो, इस दिशा में किए गए। तो वो इन तीनों में जोतने वाले का स्टेटस अलग था। जमींदारी सिस्टम में की कहानी में जोतने वाले का जिक्र ही नहीं था इसके फंसाने में। जो लगान तय होता था वो जिन लोगों पे होता था उनके नाम दर्ज होते थे, वो जमींदार होते थे, तो उनका नाम नहीं कहीं आता था। रैयतवाड़ी सिस्टम कैसे डिफरेंट है कि उसमें जो जोतने वाला है रैयत, उसी का नाम दर्ज होता है, तो उसी पे लगान तय होता है, इसीलिए उसे रैयतवाड़ी बोलते हैं। महलवाड़ी जो सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम उसको बोलते थे जहाँ कलेक्टिवली लगान असेस होता है। तो गांव के ऊपर पूरा गांव है, बोले इस गांव से इतना मनी है, इतना ये आप हमें खजाने में जमा करवाएंगे, और पूरे गांव की सहमति होती थी, उसके हिसाब से चलता था।
इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था? इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था कि ये जो सेंट्रल पावर है दिल्ली, इसके आसपास तो 7% जो हिस्सा था इसके आसपास ही था। ये मालवाड़ी सिस्टम में। इसके बाद कलकत्ता बंगाल तक ये सब जमींदारी सिस्टम था लगातार। और रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो जो सदर्न एरियाज और उधर वैंकूवर एंड तंजौर, हाँ, और उस तरह की पॉकेट्स थी, उसमें ये सब रैयतवाड़ी सिस्टम। अब इस नक्शे को सामने रखे हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट समझ में नहीं आते। भाई जैसे आप सोचो कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ जगहों पे ही क्यों सक्सेसफुल हुआ, पूरे जमींदारी एरिया में क्यों नहीं सक्सेसफुल? मतलब आप ग्रीन रेवोल्यूशन और ये लैंड सिस्टम का नक्शा अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आपको रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम में सक्सेस मिलेगी और जमींदारी सिस्टम में फेलियर मिलेगा। आज़ादी से पहले देश में भूमि व्यवस्था किस तरह काम कर रही थी और आज़ादी के बाद उसमें किस तरह से बदलाव आया? तो जो इच्छा थी स्वतंत्रता आंदोलन की, जोतने वाले को जमीन देने की, वो इच्छा रैयतवाड़ी में तो तुरंत पूरी हो गई, क्योंकि रैयत का नाम था, फट से ट्रांसफर हो गई जमीन में। उसमें लगानदार के बजाय वो मालिक हो गया। जमींदारी में साला जोतने वाले का नाम ही नहीं। सन 72 तक जो है लाखों केस पड़े हुए थे डिस्प्यूट के। ये आपने अप्लाई किया भाई हम जोत रहे हैं, सबूत क्या है? नाम तो है नहीं आपके कहीं, हाँ? और जमींदार साहब का रुतबा चल ही रहा है, कोई गवाही नहीं, तो फंस गया। महलवाड़ी सिस्टम सबका था, हम सब पे मिला के लगान दे रहे थे, हमें सबको आपस में पता है कौन किसकी जमीन है, हमने आपकी गवाही दी, आपने हमारी गवाही दी, वो सेटल हो गया। तो रैयतवाड़ी एरिया में बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी आई और एग्रीकल्चर के जो बदलाव थे वो जल्दी एक्सेप्ट कर लिए गए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हो गया, मालिक था इसलिए। हाँ? तो अभी अब आंदोलन में भी यही चीज दिखाई देती, जो बोलते ना कि दिल्ली के आसपास का आंदोलन है। अबे महलवाड़ी एरिया यही था, ग्रीन रेवोल्यूशन इसी में सफल हुआ था। हाँ, ये महलवाड़ी एरिया लैंड सिस्टम्स का नक्शा पुराना निकाल के इसको चेक कर। इधर साउथ वेस्ट में भी जो पॉकेट्स थी वो रैयतवाड़ी एरिया वाले, तो 57% जो जमींदारी वाला एरिया था उसमें इसकी कुछ हरकतें नहीं दिखाई दी, क्योंकि वहाँ मालिकाना है ही नहीं जोतने वाले पर। तो ये एक बैकग्राउंड है जिसको नजर से किसान आंदोलन के समझने के प्रयास किया जाना जरूरी है। इसकी एब्सेंस में आप गलत नतीजों में पहुंच सकते। जनतंत्र के अंदर बड़े किसान को भी आंदोलन करने का और अपनी मांग रखने का हक है, कोड़ी नहीं है वो। आपकी फिल्मों ने और उसने सबने अगर चित्र परसेप्शन में यही बैठाया हुआ है कि जब तक धोती फटी न पहनो तब तक किसान नहीं है, तो भाई ये ना आप अपने पास्ट जानते हैं, न करंट जानते हैं, न हिस्ट्री जानते हैं, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का भी मतलब नहीं पता है, आप सिर्फ बेनिफिशियरी है उसके, उसको समझने की तमीज नहीं है। दिल्ली में हुए किसान आंदोलन को लेकर खूब आरोप प्रत्यारोप लगे। विरोधियों ने तरह तरह के आरोप लगाए तो समर्थकों ने अपने तर्क रखे। लेकिन आप इस आरोप प्रत्यारोपों को कैसे देखते हैं? अब ये जो है ये आजादी के बाद का सबसे व्यापक और सबसे ज्यादा सस्टेन करने वाला आंदोलन साबित हुआ। तो इसकी जो पड़ताल है वो
सांगठनिक दृष्टि से भी होना जरूरी है, हाँ, और राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि मैं करीब 40 साल से ऊपर विभिन्न भूमि संबंधी आंदोलनों से और उनसे सबसे जुड़ा रहा हूँ, हाँ, और इस हिसाब से मुझे एक फैक्टर लगता है जो मैंने शुरू में बोला था, विरोधाभास है, कि इसको सस्टेन करने का एक वजह जो यही है कि ये संपन्न किसान के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला आंदोलन था पहला। पीछे जो लाल झंडे के उसमें जो हम लोग किसान आंदोलन करते हैं वो जमीन के बंटवारे और उससे सब पे केंद्रित होते थे, और जो संपन्न किसान है वो उसका विरोधी होता था। मुझे याद है मैं 70s में मथुरा के अंदर काम करता था। मथुरा का रूरल एरिया सब खेतिहर लोगों का था, जाट समुदाय का। और वो मेरे को बोला करते, स्टूडेंट पढ़ने वाले सब मेरे साथ के वही थे सब, तो बोला करते थे यार तो काम तो बहुत अच्छा करे, लेकिन तेरे पार्टी सरकार आ गई, हमारी जमीन ले लेगा। तो इसलिए ऐसे कुछ नहीं है, हमारे लायक कुछ हो और तू बता दे। तो क्या उनके लायक होता था? मैं बोलता था तो मेरे को 2 बोरी गेहूं मिल जाता था चंदा। इस टाइप से चंदा, मदद तो सारा सब कुछ करते थे। एक बोरी हम पिसवा के आटा बनवा लेते थे, एक बोरी बेच देते थे, उससे सब्जी खरीद लेते थे। हमारी स्टडी क्लास लग जाता था 5 दिन का। अब ये व्यापक रूप में आप देख रहे होंगे, 2 बोरी अनाज जब सन 72 में 72 में वो अपने दुश्मन को दे सकते थे। हाँ सर, यही कीमत जिसको दुश्मन मानते थे कहते थे बेचारे को। तो बहुत क्या कहते सहज हृदय होते हैं जाट लोग जो कहते थे यार तेरी पार्टी सरकार आ गई तो मैं जमीन ले लेगा, बस ये गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। पार्टी अगर आ जाएगी तो जमीन सब चली जाएगी, बाकी भी बता दो तेरे लिए कर दे। तो इसका व्यापक रूप है। अभी जो इशू है आपने यहाँ तक खड़ा ला दिया, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्प्लीकेशंस को पब्लिक समझती नहीं है। सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन जो है, जो मैंने 85 में स्टडी किया था, वो ये था कि रिवर्स लैंड लीजिंग, लैंडलेसनेस पंजाब के अंदर 54% हो गई थी सन 85 आते आते। क्यों हो जाती है कि जब आपने मशीन इंट्रोड्यूस कर दी, कैपिटल इंटेंसिव बना दिया एग्रीकल्चर को, तो छोटी जोत के लिए वो बेकार हो गई। अब जिसने ट्रैक्टर ले लिया और उसके पास मान लीजिए 100 एकड़ है, तो 100 क्या वो भी 50 एकड़ और वो जोत सकता है। उसका ट्रैक्टर का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि वो ईंटा ढोने का काम कर रहा है ट्रॉली लगा के, जो ट्रक को करना था, हाँ वो सब कर रहा है। जिनके पास कम जमीन होती है उसको बटाई पे लेते हैं ना आपसे, साहब लोगों से। यहाँ क्या होने लगा, छोटे वाला बड़े किसान को दे रहा है कि भाई हमारा भी जोत दे, ले। तो जोतते जोतते 5 फसल का राउंड निकलने में इतना उधार हो गया कि उसकी जमीनें चली गई। तो रिवर्स लीजिंग हो के लैंड कंसेंट्रेशन बढ़ने लगे। दूसरा कैसे एक्सेस ग्राउंड वाटर निकाल लिया गया, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था आपने ग्राउंड वाटर पे छोड़ दी थी, बैठा ही नहीं। तो जो पुराना ब्रिटिश टाइम का चला आ रहा था नहर सिस्टम, वही नहर सिस्टम चला इन एरियाज में। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहरें हैं वो कब की बनी हुई है, गंगा और यमुना से जो निकली हुई रुड़की होके जो आ रही गंगा नहर है, वो अंग्रेजों के जमाने की कब की बनी हुई है। तो वही सिस्टम तो क्राइसिस और फर्टिलाइजर वगैरह बहुत यूज होने लगा, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगी, पानी क्राइसिस होने लगा, अल्कलाइन होने लग गई जमीन, क्राइसिस रिडन हो रहा था। और जो
आदत पड़ गई थी धान और वो लगाने की, उससे डाइवर्सिफाई करने में बदलने में आपको 4-5 साल घाटा खाना पड़ता, क्योंकि जमीन को रातों रात नहीं पलटती है, पुनरुत्पादन है, उत्पादन नहीं है कि इनपुट और मशीन में आपने चेंज किया तो आपने निर्धारित कर दिया कैसा माल निकलेगा। हम लोग सर उसी को आंदोलन वाले पे हाँ, तो ये क्राइसिस आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। जी जी जी। तो जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जी, वहाँ के किसान में संपन्नता आई थी। बिल्कुल। हाँ, वहाँ लैंड कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ा था, ठीक है, और ये क्राइसिस पैदा हुई प्रोडक्टिविटी रिलेटेड। तो ये क्राइसिस जो है, ये क्राइसिस महाराष्ट्र के किसान के क्राइसिस से डिफरेंट है। जो नॉन ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया के किसान की क्राइसिस है उससे ये डिफरेंट है। तो एक क्राइसिस रिडन कम्युनिटी जो स्ट्रगल कर रही है बाई माइग्रेटिंग आउट ऑफ द कंट्री एंड दिस एंड दैट, उस तरीके से नशे में जा रही है, वैसे उलझी हुई है, उसके सामने आपने संकट खड़ा कर दिया कि अब बेटा तुम्हारी मंडी भी नहीं रहेगी, इसके भी खरीदने की गारंटी नहीं रहेगी, तुम्हारी जमीन के भी वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना पड़ेगा, अडानी जी के स्टोर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वहां तुम्हारी फसल जमा होगी। तो ये सब दृश्य आपने पैदा कर दिया है। हाँ, तो ये दृश्य से कौन ज्यादा प्रभावित होगा? बड़े किसान। तो ये मटेरियल कंडीशंस हैं which has led these rich peasants to come on roads and take leadership। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी आंदोलन में 400 से ज्यादा संगठन शामिल हुए और वो आगे बढ़ते चले गए, और आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने को इतिहास में दर्ज कराया। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? अब इसमें जो इंटरेस्टिंग है, अब ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट पे आ जाइए। इसकी जो यूनिकनेस है सबसे ज्यादा, वो ये है कि पहली बार किसी आंदोलन ने मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स से शेप लिए, ये किसी एक का नहीं है। नो सिंगल लीडर, नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। पहले 20, फिर 32, और फिर 40 तो सिर्फ पंजाब के हैं, सिर्फ पंजाब, और उसमें से किसी एक को आप नेता आज तक नहीं बता सकते घोषित कि राज्यपाल नेता था या ये नेता थे या उग्रहा नेता था, नहीं। इसमें से करीब 40% लाल झंडे के झेल के निकले हुए थे। तो वो वाली यूनियन बाजी वो सब किए हुए थे, तो सारे तरीके पता। हाँ, इस रिच फार्मर का एक और कैरेक्टरिस्टिक फर्क था। जैसे उग्रहा जो सबसे रेडिकल है, जो निगोशिएशन में जाता भी नहीं था, वो संयुक्त किसान मोर्चा का पार्ट था, लेकिन वो मिलने मिलाने वाली जो चीज थी उस टीम में नहीं था, ऑटोनॉमी थी उसकी। हाँ, उसके संगठन का अगर आप समझने की कोशिश करो तो 5 से 15 एकड़ तक की मेंबरशिप, 15 से ऊपर वाले की मेंबरशिप नहीं देता वो, और 5 से कम वाले को नहीं देता। सबसे डिसिप्लिन, लार्ज स्केल और टेल ग्राउंड तक उसका ऑर्गेनाइजेशन। महिलाएं की लीडरशिप जिसमें सबसे ज्यादा दिखती ना, पीले रंग वाली, वो उग्रहा वाला ग्रुप है, वो सबसे सॉलिड है। उसकी मेंबरशिप क्राइटेरिया, साले पत्रकार वगैरह भी सब ऐसे ही हो गए ना। अबे जाके 20-22 के आए, इन पे भी तो रिसर्च करनी चाहिए थी ना। तो ये उग्रहा वाला सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेशन है। अब 5 से 15 एकड़ वाला है, 15 एकड़ वाले को कितना रईस इंसान किसान मानते हो? वो था अपना सिंह जो निकाल दिया गया था, पीलीभीत वाला, वीएम सिंह 600 एकड़ वाला है।
तो उग्रह वाले जो है 15 एकड़ से ज्यादा मेंबर नहीं बनाते हो, उसकी मेंबरशिप क्राइटेरिया एक पार्ट है। यू हैव टू बी ए फार्मर ऑफ दिस साइज 515। तो ऐसे जो सब है ना, सबकी अपनी अपनी तरंगे हैं। अब ये पहला पॉइंट जो निकल के आता है समझने का कि व्हाट वर द कंडीशंस which made it possible for 40 organizations to come together। ठीक है। अब ये सेकंड रिसर्च क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो ये है कि ये 40 का कलेक्टिव कैसे फंक्शन करता रहा साल भर। वो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे नहीं, पहले ये मीटिंग होगी, फिर ये कोर कमेटी मीटिंग होगी 10 लोगों वाली, फिर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं उनके साथ होगी, तब फैसला अनाउंस होगा चौथे। इसको समझो ना, क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ, लेयर्स कैसे चली। कलेक्टिव इसलिए ये काम कर पाए कि कलेक्टिव के अंदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की स्पेस को रिस्पेक्ट किया गया। ठीक है। अब उग्रह हुए तो वो अपने दर्शन पाल हुए, उनकी अपनी कंडीशन है। हाँ, वो एक आध और यंगस्टर्स हैं जिसके वो सबकी अपनी अपनी ऑटोनॉमी है, तो अपने अंदर फैसला जो करते हैं वो उसको भी रेस्पेक्ट करते रहे ना 40 लोग। हाँ, तभी ना सस्टेन कर पाए वो। ये दूसरा पॉइंट है उसका कि जो कलेक्टिव और इंडिविजुअल की बैलेंसिंग है वो बहुत बेहतर से किया है। हम लोग कलेक्टिव नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है कि आप या तो सब्ज्यूम हो जाती है आइडेंटिटी आपकी, फेडरेशन बनाते हैं, या वो फेडरेशन का क्या कंसेप्ट है कि आप इंडिविजुअल ट्रेड यूनियन भी आपकी, आप फेडरेशन का हिस्सा है। लेकिन इसमें जो टेंशन रहता है हमेशा वो आइडेंटिटी का रहता है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी सब्ज्यूम्ड हो जाती है ब्रॉडर आइडेंटिटी, तो उसको बचाने के एफर्ट्स किए गए, इसलिए सस्टेन किए। तो ये दूसरा पॉइंट है, तो ये कलेक्टिव कर पाए, एक 40 मेढक एक तराजू पल्ले ला पाए। फिर वो बंधे कैसे, ग्लू कैसे हुए, क्योंकि आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी में बैलेंसिंग की स्पेस क्रिएट कर पाए। कलेक्टिव ने सजाएं भी दी और सजा काट के लोग वापस भी आए, ये सारा साल भर में हो गया। तो ये नहीं कि होमोजीनियस हो गए थे, डिफरेंसेस रहे ना, डिफरेंसेस के साथ कलेक्टिव चलता है, डिफरेंसेस को बुलडोज करके नहीं चलता कलेक्टिव। तो जितने भी पुराने मॉडल हैं वो बुलडोजर वाले मॉडल हैं। हाँ, उसमें आइडेंटिटी सब्ज्यूम्ड हो गई है। तो ये जो सीखने वाली चीज है इसमें संगठन के विकल्प की, वो ये पॉइंट्स हैं। एक जो और पॉइंट है, तीसरा या चौथा नंबर भूल गया मेरे, वो पॉइंट इस बात का आता है कि कलेक्टिव लीडरशिप को चला पाना और यंगस्टर्स को स्पेस देना। इसमें रेंज देखिए आप कितना है, एक उग्रह, हाँ, राजेवाल, फिर उनसे यंगर दर्शन पाल, और ये जो अब मन्नू हरियाणा वाला, और ये सब तक आपको मिले। हाँ, जनरेशन डिफरेंस, हाँ, लेकिन बराबर की औकात। ये नहीं कि 80 साल वाले की ज्यादा चलेगी और 40 साल वाले की कम चलेगी। उसको एकोमोडेट कर पाना लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर। हाँ, ये जो हमारा हायरार्की का कल्चर है उससे ऊपर उठ पाना, ये भी एक चीज है जिसने कंट्रीब्यूट किया इस आंदोलन को चलाए रखने में। तो इस तरीके से एक ये भी नजरिया है जिससे इसको देखा जाना चाहिए। और उसके लिए
एक जो नाम मैं तुम्हें बता रहा ना, नौशरण सिंह, हाँ, नौशरण कैन गिव यू ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन इफ यू, अगर आप मेरे ये सब कहने से आंदोलन को, सांगठनिक पक्ष को समझने के 4 सवाल निकाल पाए, और वो नौशरण से आप बात करें तो सबका बता सकती है। मैं अभी उस लिस्ट पर जिनसे बात करनी है उस लिस्ट पर मैं आपसे भी बात करूंगा, क्योंकि उसने वो उग्रह वालों के साथ काम भी करती, तो उसका फुल पता है उसको। वो खुद तो इकोनॉमिस्ट है, वो मतलब टीचिंग में होना चाहिए था उसको, की भी थोड़े दिन, लेकिन वो छोड़ के होल टाइम यही करती है, क्योंकि उसके पिताजी पंजाब के बहुत बड़े नाटककार और वो थे, उनकी बिटिया है। हाँ, गुरशरण की बिटिया है, नौशरण नाम है उसका। मैं तो उनके मतलब उनका मुरीद हूँ। अबे इसकी बिटिया की भी सुनोगे ना तुम, जो भाषण है यहाँ पंजाबी में भी क्या जबरदस्त बोलते हैं, और अंग्रेज तो है ही है जी। तो वो इनके सबके दर्शन पाल 32 जितने हैं ना, ये सबके बारे में अंडरस्टैंडिंग है इसकी, क्योंकि वो इन्वॉल्व रही है, तो वहीं की है। और उसने शादी की है अतुल सूद, जो JNU में है इकोनॉमिक्स। अच्छा, अतुल सूद। हाँ, इन्होंने गुजरात मॉडल वाली किताब लिखी। इस आंदोलन का अहिंसक से लेकर जन आंदोलन तक बताया गया। आंदोलन के संदर्भ में गांधीवाद और गांधी की खूब चर्चा हुई। ये किस आधार पर कहा गया? आंदोलन का प्रभाव क्या रहा? अच्छा, अब जो है हमला नेक्स्ट आंदोलन का और क्या रहा, सस्टेनिव क्यों किया? ये सांगठनिक पार्ट है सवाल। इसी में यह है जो चौथा रिसोर्स का मामला, ये हम लोग बहुत लिबरली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जन आंदोलन, पीपल्स मूवमेंट। हम लोगों के बीच में जैसे NAPM है, NAPM का नाम ही है जन संगठनों का, लेकिन जन आंदोलन का मतलब क्या होता है, ये बड़े स्केल पे देखने को इसी में मिला कि ये सब जो हम लोग हैं, हम लोग जन आंदोलन नहीं हो सकते। जैसे रजिस्टर्ड NGO सिविल सोसाइटी नहीं हो सकता है, उसी तरीके से आंदोलनकारी, हर आंदोलनकारी संगठन जन आंदोलन नहीं हो सकते। जन आंदोलन का मतलब यही है कि आपका व्यापक आधार है समुदाय के अंदर, और समुदाय के रिसोर्सेज से ही आप चल रहे हैं, और उसी को अकाउंटेबल है। मतलब जन समुदाय आपके साथ है, जन समुदाय के ही संसाधनों से आप चल रहे हैं, और जन समुदाय को ही आप जवाब दें, तब आप जन आंदोलन कहला सकते। तो ये जो साल भर हुआ है दिल्ली की सरहद पे, इसमें ये चीज देखने को, इसके दर्शन होते हैं कि क्या सब परिवार में ड्यूटी बदल बदल के सब आ रहे हैं, 10 दिन ये रह के गया, अगले 10 दिन दूसरे लोग आए, यही चले गए घर, तो पूरा गांव इन्वॉल्व हो गया ना, पिंड पूरा। हाँ, पिंड में से बुड्ढे यहाँ बैठा दिए, और दूसरों की जमीन खेत भी वो देख रहे हैं। हाँ, दिस इज जन आंदोलन। 6 करोड़ का तो चंदा नगर में बक्से में हुआ है यहाँ, जिसका इन्होंने अनाउंस किया और हिसाब बता रहे हैं। तो साल भर में अगर मान लीजिए 6 करोड़ हुआ है तो कितने पड़ गया रोज का? तो ये यहीं पे। और जो देखो पंजाब की खासियत तो है ये सेवादारी है। हाँ, वो पार्ट ऑफ उनका रिलीजन और कल्चर है, सेवा करना विदाउट हायरार्की। हाँ, तो इसलिए जो संसाधन चूंकि थे, जन आंदोलन था ना सही मायने में,
अब लोग आ रहे हैं धरना स्थल पे, तो ये नहीं कि सिर्फ एक खास एज ग्रुप के आ रहे हैं, बुढ़े जवान बच्चों को लेके आ रहे हैं, मेले सी स्पिरिट में आ रहे हैं, लगे हुए हैं। तो जन आंदोलन अपने को कहने वालों को आईना दिखाने का भी काम किया है। ये देखो जन आंदोलन मतलब ये होता है। वहीं से बच्चे पढ़ भी रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, ये भी है भाई, ये जूता काटने वाला है, मतलब सब पूरा विलेज बसा लिया था। तो ये आगे की पीढ़ी सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर सीखना चाहे कोई। तो ये 4-5 पॉइंट मेन हो गए इसके। इसने सत्ताधारी दल और समाज पर किस तरह से अपनी छाप छोड़ी? अब सवाल होता है कि इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट के पैरामीटर आप क्या लेते? तो भाई अगर आप उस हिसाब से देखें तो किसी के भी इम्पैक्ट को नापने के पैरामीटर उस समय की कंडीशंस के हिसाब से तय होने चाहिए। ये जो 2015 से देखो, इसमें एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट रह गया इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में। हमने वो ग्रीन रेवोल्यूशन ये वो सब तो डिस्कस किया। जमीन वाले पॉइंट पे एक पॉइंट रह गया था कि 2013 में यूपीए सरकार एक कानून लाई, ठीक है? नहीं, यही अभी बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो जो ट्रैक थी ना नव उदारवाद वाली, उसमें मामला बढ़ रहा था, तो उसमें भूमि के मामले को लेकर के छुट्टी हुई थी चीज। तो उसको इन्होंने क्या किया कि 1894 का जो भू अधिग्रहण कानून था उसको निरस्त कर दिया, और उसको निरस्त करके उसकी जगह पे जो कानून लाई वो उसने ऐसा कंसल्टेशन में घुमाया सबको कि उसके नाम में से ही भूमि गायब कर दिया। आज की तारीख में हिंदुस्तान में भू अधिग्रहण के लिए कोई कानून नहीं है। ये जो कानून 2013 में आया उसमें ऐसा कंसेंसस बिल्डअप करने के चक्कर में, सबको एक्मोडेट करने के चक्कर में ऐसा रायता मिला कि नव उदारवाद की जरूरत पूरी नहीं हुई। और इतना तगड़ा विजन लोग समझते नहीं है कि मूल उन्होंने खत्म कर दिया था। इसका नाम हो गया रिहेबिलिटेशन एंड फेयर कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट। इसमें यह अज्यूम हो गया है कि भू अधिग्रहित हो गई, पुनर्वास का मामला है, अधिग्रहण के लिए कोई कानून नहीं। अब ये आए थे एग्रेसिव रूट वाले, ये मई 14 में आए, हाँ, और दिसंबर में इन्होंने अमेंडमेंट लाके 13 के कानून को रोक दिया। अब साहब हमें इसलिए हम अपने उससे देखते हैं इसको। तो 14 में हम लोगों ने ये डिंकिया में जो आंदोलन चल रहा है ना, उड़ीसा वाला, तो डिंकिया के समर्थन में हमने 158 समूहों के मंच से डिंकिया के समर्थन में एक अखिल भारतीय सम्मेलन डिंकिया गांव में आयोजित किया था। तो उसमें सब जगह से लोग आए थे और वहाँ एक प्रस्ताव पास हुआ था जो डिंकिया प्रस्ताव के नाम से हमारे कार्यालय में मिल जाएगा। तो वहाँ पे तय हुआ ये सब और आगे का कार्यक्रम तय हुआ। तो हम लोग उस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया था कि संघर्षों का ऑल इंडिया लेवल पे कुछ समन्वय बनना शुरू हुआ जो नॉन पार्टी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन थे। हम लोग इस सम्मेलन नवंबर में करके आए हैं, प्लान बना के बड़ा बड़ा, और दिसंबर में अमेंडमेंट आ गया। अब सब खुश हो गया मामला, इसमें लग गया अमेंडमेंट को समझने में। अब ये जो मामला आ गया इसमें बिना किसान सभाओं के आगे बढ़ नहीं पा सकते थे। तब फिर अप्रैल में एक सम्मेलन बुलाया गया 2015 में। तो ये
वही अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। तो उसमें फिर आगे की फरवरी में एक रैली भी की गई थी। फरवरी में रैली की गई 15 में इस अमेंडमेंट के खिलाफ। करीब 25-30 हजार लोग आए थे किसान। फिर अप्रैल में सम्मेलन किया गया और वहाँ भू अधिकार आंदोलन नाम से एक समन्वय बना। उस प्रक्रिया में, भू अधिकार आंदोलन बनने की प्रक्रिया में, उसमें ये सब वीएम सिंह और ये राजेवाल टाइप पार्टीज भी जो है ना, ये सब भी शामिल थे। तो उसमें जो बहस हो रही थी नामकरण पे, तो ये कह रहे थे कि अधिकार न लगाओ इसमें, भू अधिकार नाम रख रहे थे ना हम लोग। तो दो पक्ष था साफ साफ। एक ये संपन्न किसानों वाला था, हाँ, और एक जो है वो लाल झंडे और वो वाले थे जो भूमि जिसमें सेंट्रल थी। तो भूमि तक तो उनका कहना था देखो भू अधिग्रहण रोकने का है ना मैम, वहीं तक सीमित रखो इसको, अधिकार न लगाओ, अधिकार की बात न करो। तो उस पर इंसिस्ट किया गया। तो ये आनंद मुल्ला वगैरह ये किसान सभा वाले लोग भी थे, NAPM वाले लोग भी थे और हम लोग सब थे। तो अंत में भू अधिकार तय हुआ तो ये लोग अपने आप कट गए सब। तो भू अधिकार आंदोलन के नाम से फिर आगे हम लोग चीजों को ऑर्गेनाइज करने लगे। इधर ये लोग अपने उससे ऑर्गेनाइज करते रहे। तो इन्होंने वहां समन्वय वगैरह बनाया जाएगा वाले पॉइंट पे। हाँ, तो उस तरीके से ये जो पंजाब का वो पैदा हुआ है, उसमें ये वाला भी एक पेज जो है वो जुड़ा हुआ था। अगर कोई लिस्ट उस सम्मेलन की निकलेगी तो इनके सबके नाम सब बैठे थे वहाँ स्पीकर हॉल में। हाँ, सबकी मौजूदगी में ही हुआ भू अधिकार आंदोलन बना। तो ये इस बैकग्राउंड में बना था कि संपन्न लोगों का। तो आप इम्पैक्ट जो देखेंगे, जो एग्रेसिव मॉडल है ऑफ न्यू लिबरलिज्म, इसके कॉन्टेक्स्ट में पैरामीटर तय करेंगे ना मापने के इम्पैक्ट क्या रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इम्पैक्ट सबसे पहले कि क्या कहना चाहिए, जो एक वो परसेप्शन बिल्ड हुआ था ना कि ये धमाके से काम करने वाले हैं और इनको कोई दबा नहीं सकता, ये मतलब हरा ही नहीं जा सकते, अब पराजय वाले हैं, इनको पराजित नहीं किया जाए। एक तो वो परसेप्शन तोड़ा हो, तो सबसे पहली बात वो तो वापस लेने का जिस दिन एक्ट हुआ उस दिन ये टूटा। अब इसका एक बार वो राजनाथ ने कहा भी था, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थोड़ा जो फैसला वापस लिया जाता है। तो जो मॉडल के डिफरेंस है ना, यूपीए और यूपीएन देखिए गोल 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 करके ऐसा घुमाया, सबकी बातें एकमोडेट हो गई। तेरा कानून डिफेंड करने लगी मेधा पाटकर वगैरह से। और उन्होंने ऐसे क्लास डाल दिए ना, 5 साल तक अधिग्रहित जमीन का इस्तेमाल ना हो तो वापस दे दी जाएगी किसान को। ये पॉइंट उसमें पड़ गया। हाँ, बिना ग्राम सभा की मंजूरी के काम नहीं हो गया। अब ये सब डाल दिया तो उनके काम के नहीं रह गए। अब कांग्रेसी पद्धति ये थी कि इसको ला के इसको डाउन प्ले करते, उसको ओवर प्ले करते और सब काम करवा देते। इन्हें तो मनवा के करवाना है ना। तो पहली चीज तो जो परसेप्शन था उनके अपराजित रहने का, वो टूटा थोड़ा। अब उसके जो इफेक्ट्स हैं वो ये जो विशेषज्ञ बैठते हैं सब टीवी बहसों में और सोशल मीडिया की बहसों में, वो उसको अकाउंट में नहीं लेते। जो बोलती बंद हो रही थी वो बोलती खुली इस आंदोलन के असर। ठीक है, पूरे
मुरादाबाद बरेली बात से लेके और कलकत्ता तक जमींदारी एरिया के अंदर इसका कोई असर नहीं था आंदोलन का, लेकिन बोलती खोलने का असर दिखाई दिया। पूर्वांचल में भी जो चुनाव गए, इस चुनाव में माइक वाइक लेके तो जम जम के जनता ने गाली दी पानी पी पी के। वो पहले संभव था नहीं, 17 चुनाव में ऐसा नहीं हो रहा था, जो 22 के चुनाव में हुआ। और ये इसका साइड इफेक्ट 19 में नहीं हो सकता था। ये इसका साइड इफेक्ट है किसान आंदोलन। वो संख्या में तब्दीली वो अलग है, वो तो ड्रामा है यार। चुनाव फेयरनेस पे मैं मुझे विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं चुनाव वाली बहसों में पढ़ते ही नहीं हूँ, क्योंकि वो चुनाव जो है राजनीतिक मसला रह ही नहीं गया है। चुनाव जो है प्रबंधकीय मसला है, एक्सरसाइज है, उसको राजनीति के पैमाने पर नहीं आंका जा सकता है। और रिजल्ट तो जो बात बोल रहा था ना टिकट कि 15,000 से तो इनकी काउंटिंग शुरू होनी है, बाद में गिनो तुम, वो तो बाद में समझ में आया ना मामला, समझ में आते आते कि उस बात का मतलब क्या है। हर बूथ पे कर्मचारियों ने एक्स्ट्रा वोट डलवाए। आप किसी से कर्मचारी से पूछ लो जो रहा है, तो पोस्टल बैलेट और ये जो कलेक्टर के ही बैठ के डाले गए वो सब वोट मिला के उतने बन जाते हैं जो टिकट बोलता है, और उतने हटा दो तो कहाँ जीते हैं। 15,000 10,000 घटा दो सब में से, इनकी सरकार नहीं बनती। सुन लो बंधु, 10,000 के घटा दो बीजेपी वालों को वोट, तो सरकार नहीं बन रही इनकी। तो काउंटिंग छोड़ दो, रिजल्ट नहीं मतलब है, लेकिन जो फ्लेवर था, फरवर था, हाँ उसमें ये इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था। हाँ बोलने, और सबसे बड़ी बात जो लिखी पढ़ी जा रही है वो तो है ही है कि भाई किसान की जो समस्याएं थी, ये था एजेंडा था, उसको मुख्य धारा के एजेंडा में केंद्र में लाने में सफल रहा। ये साल भर जो है हर कोई मजबूर था किसानी और उसके सबकी समस्याओं पर बात करने में। हाँ, पार्लियामेंट से लेकर चाय की दुकान तक, तो जो मजबूरी में ही बाद में शुरू किए। लेकिन तो हाँ ये तो है ही है, इसमें साथ साथ भाई पंजाब से वो दिल्ली इसीलिए उठ के आए क्योंकि वो 2-3 महीने तो पंजाब में काम किए है ना, इसीलिए उठ के आए कि वहाँ पे कहाँ बात हो रही थी नेशनल मीडिया में या उसमें, इसमें कोई मजबूरी में कोई। किसानों की रणनीति को लेकर काफी बातें की जाती रही, आप उनकी रणनीति को किस तरह से देखते हैं? दूसरी सफलता जो सिर्फ शिक्षण में रुचि रखने वालों को समझ में आती है और संगठनात्मक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, वो बात यह है यार, जो मैं तो खाली पड़ा था ना, मैं दफ्तर भी नहीं जाता था, स्थिति नहीं था, तो मैं सब सुनता रहता था, बोलता रहता। जो चेक मीटिंग जो बोलते हैं ना, जिसको अपनी कहावतों में बोलते हैं कि तू डाक में पात, क्या अद्भुत सीन था। बस मतलब जो नुआंसेज हैं, बारीकियां देखिए, आप पहली बार मिलने जाते हैं, अपना खाना साथ मिलने जाते, हाँ खाना नहीं का, तो ये साले जो परसेप्शन बिल्डिंग का काम करते हैं ना, तो इनको परसेप्शन से ही ठोका उन्होंने। बात से कुछ निकल नहीं रहा, मिलने में ना नहीं कहेंगे, माननी भी नहीं, सब कहोगे तो पहुंच जाएंगे, 7 घंटे अपने बैठे रहेंगे, 7 घंटे बैठे। हाँ हमारे वाले गर्मी में बैठे हैं, एसी में बैठे रहे। अब जहाँ जहाँ इन्होंने ट्रैप बिछाया, ट्रैप में नहीं आया। जो निगोशिएटिंग स्किल्स में मैनेजरियल स्किल्स वर्सेस क्या कहना चाहिए, लोक ज्ञान, लोकल विजडम का जो इंटरप्ले दिखाई दिया, और उसमें जो लोकल विजडम है वो अपरेंट रही, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे दिखाई देता है।
जो ट्रैप वो बिछाने की कोशिश करते थे, उस ट्रैप को ये काउंटर कर ले जाते। इन्होंने बड़ी कोशिश की, कोर्ट नहीं है तो जो भी अब अगर आप डिटेल निकाल के बैठो ना कैलेंडर, तो आप इस पॉइंट को पकड़ सकते हो कि हर मीटिंग में क्या हुआ, उन्होंने क्या प्रेस रिलीज जारी की, इन्होंने क्या प्रेस रिलीज जारी की। वैसे करके अगर आप रिसर्च करो इस इशू की तो आप देख पाओगे कि ये उनपे कैसे भारी पड़े। तो ये एक इम्पैक्ट वाली बात है, जो लर्निंग की बात है कि आगे अगर कोई आंदोलन चलाना चाहता है, सीखना चाहता है, हाँ, का ये बिंदु है कि हाउ यू चेकमेट एवरी स्ट्रेटजी योर काउंटर पार्टी प्रिपेयरिंग, इसको आप कैसे काटते हो। एक तरीके से मतलब राजनीतिक रूप से सफल ही, अगर सार के तौर पर। भाई राजनीति वोट नहीं होती है, हाँ, उस हिसाब से राजनीतिक रूप से सफल है आंदोलन। हाँ, हम वोट के हिसाब से नहीं कर, हम इन पॉइंट्स के हिसाब से। इसमें तो फेल कर ही दिया उन्होंने, डराने का काम इन्होंने कर लिया, लोकल लोग बेच के कर लिया, हाँ, हर जगह इन्होंने प्रकार सारे हथकंडे अपनाए। लोकल एरिया में अब चला जाना कोई फॉलो अप इंटरव्यू करने, बिग सेक्शन रो रहा है कि क्यों चलेगी, खाना चला साल भर लोगों का, किस टाइम पे, जब सब धंधे बंद थे। क्योंकि ये जो उनकी तौर तरीका और परंपरा है जिसमें खाने को किसी को नहीं किया जाता है, जो आता जाए बैठता जाए, कुछ पूछा नहीं जाता कौन हो कहाँ से है। बच्चों को पढ़ाया, उनके बच्चे पढ़ गए तो हम स्कूल नहीं जाते, अब फिर छूट गई उनकी पढ़ाई। तो आप ऑर्गेनिकली आपने कम्युनिटी से बिल्ड कर लिया ना रिलेशन, आपने कम्युनिटी को बढ़ाया, वो कम्युनिटी ही आपके उनके वो उनकी कम्युनिटी बन गए हो। पूरा दूध सप्लाई जो डेली का सप्लाई था, सब्जी दूध, ये आसपास से हुआ है, पंजाब से नहीं आता था, ये हरियाणा से हुआ है सर। हरियाणा में आप जाओगे तो गांव में उनके वो बने हुए थे, सोमवार का दूध यहाँ से जाएगा मंगल के इस गांव से, बुधवार के इस गांव से, ऐसे। तो हफ्ते में एक दिन का वो टैंकर भर के दूध ले जाना होता एक गांव को, हफ्ते में एक दिन का दूध दान करना कोई भारी नहीं पड़ता किसान को। किसान को एक दिन का तो सर सामान्य जैसे अब ये संगठन की स्किल है कि आप जो है ये मैनेज कर पाए कि चार्ट बना पाए, फ्लो चार्ट, और फॉलो करवा पाए कि जिस दिन जिसका है वो लोग के पहुंच गया, आपको रिमाइंड नहीं करना। तो जन आंदोलन, इसलिए ये जन आंदोलन है, इसमें जन जो है वो भागीदार है। किसान नेताओं व कैडर की समझदारी पर भी बातें हुई। कहा गया कि उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया था, जिससे सरकार से बात करने से लेकर किसी भी मंच पर वो बात रखने जाएं तो उनका नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट रहे। क्या ये सही था और इसमें वो कितना कामयाब रहे? और जो इशू को लेके लीडरशिप और कैडर के अंदर जो एजुकेशन जी, वो बहुत गजब की जी। कि ये जो बड़ा ग्रुप था लीडर्स का, उसमें ऐसा नहीं था कि 2-4 लोग जानते थे सब, किसी से भी आप उलझ लीजिए, वो आपको क्लास बाई क्लास तीनों एक्ट का बहुत अच्छे से समझा सकता था। उन्होंने नीचे तक ट्रेनिंग की हुई थी बहुत अच्छी, हाँ, बहुत अच्छी रिसर्च, और वो जो है ना डॉक्यूमेंटेशन कानूनों का, तो काफी मजबूत, वो इतना मजबूत था इनके मिनिस्ट्री के निगोशिएशन वाले, इसीलिए नहीं कुछ कर पाते। आप उनसे बात करके देखो, बोलेंगे हम तो कहते थे क्लास बाई क्लास बात करो, चलो
1 बाय 1 शुरू हो भाग जाते थे। इसका इम्पैक्ट सर गांव से लेकर ब्लॉक और वो वैश्विक तक उनका पूरा मतलब बहुत तैयार था। तो ये जो जन आंदोलन को वाकई जन आंदोलन बनाने के जो कुछ नुक्ते निकलते हैं इससे, उन नुक्तों को पकड़ने की जरूरत है। जी जी जी। इसी से जुड़ा हुआ है। नहीं कुछ भी हो, कोई नहीं, इसको बंद कर दे। सर एक जो आपने कहा कि जो नव उदारीकरण में 91 के बाद है, अब आर्थिक नीति में कोई भी पार्टी रहे, ये एक NH है जिस पर सब गाड़ी चलाते हैं अपने अपने औकात की क्षमता के अनुसार, कोई 40 चलाए कोई 50 चलाए। एक नई पार्टी आई आम आदमी पार्टी, जिसने ये कहा कि प्रिंसिपल से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ करप्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोविड के बाद जो दुनिया का स्वरूप आपके सामने है, इसके बाद आप इसको कहाँ देख रहे हैं? जो कोरोना जो है वो नव उदारवाद के लिए जीवनदायिनी रहा है। इससे बड़ी कृपा कुछ हो ही नहीं सकती दुनिया में। इसीलिए कुछ लोग जो है शक करते हैं कि साला इन्हीं के पैदा किया होगा, क्योंकि नव उदारवाद के लिए वरदान साबित हुआ। नव उदारवाद हमारे यहाँ 30 साल लेट हो रहा है। जैसे कानून है कृषि वाले, इसी का उदाहरण लो। आज की तारीख में इन कानूनों को लागू करने से बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में उदाहरण है कि ये फेल हो चुका है। सब देशों में लागू हो चुका है। अरे आप चले जाओ थाईलैंड में स्टडी कर लो जाके, हाँ, आपको आइडिया लगेगा। वियतनाम में स्टडी कर लो जाके, आपको आइडिया लगेगा। वो ग्लोबल मार्केट ने एग्रीकल्चर के अपने डिवीजन ऑफ वर्क पैदा कर लिया। सारा काली मिर्च अगर आना है तो वियतनाम से ही आ रहा होगा। तो ज्योग्राफी के हिसाब से इन्होंने स्पॉट्स तय कर दिए। सब्जी आ रही है तो चांगाई एरिया, जो पहाड़ वाला थाईलैंड है, वहीं से सबसे ज्यादा सब्जी आ रही। वहां साला सब्जी के अलावा कुछ पैदा ही नहीं हो रहा। वियतनाम में काली मिर्च के अलावा कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है। तो हर जगह के स्पेशल है। पता चला वहां पाम ऑयल का कच्चा माल मलेशिया जाता है, वही आता है और कुछ नहीं। हर जगह वैसे ही होता चला जाए। जो किसान है वो कंपनियों के मजदूर बन चुके हैं। अब ये सब जब दिखाई दे रहा था, वो अब लागू करने जा रहे। अभी कुछ नया कर लेते हैं इसमें भाई। अब नया रास्ता दिख नहीं रहा है। अब जो आ रहा है, आपको जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है ना, उसमें 2021 की रिपोर्ट है, जो ग्रेट रीसेट करके नाम रखा है उन्होंने, वो आप पढ़िए तो उससे अंदाजा लगेगा कि दे आर नाउ प्रपोजिंग टू यूज दिस। जैसे गाड़ी चलाने में ना, गियर बदलने से पहले क्लच दबाना होता है। बिना क्लच दबाए अगर गियर बदलोगे तो झटके देती गाड़ी बंद हो जाती। तो वही चीज इसमें भी होती है। गियर बदलने के लिए आपको क्लच दबाना होता है। तो कोरोना ने इनका क्लच दबवा दिया। अब क्लच दब गया है तो नाउ गियर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा बेस्ड इकोनॉमी। तो उसकी तरफ शिफ्ट करने के लिए ये बहुत मुफीद, बहुत फेवरेबल झटका साबित हुआ है। नहीं सर, जैसे इस प्रश्नों के बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे बिहार में एक कम्युनिटी है, भूमियार कम्युनिटी, 7% जनसंख्या है, 70% जमीन पर उसका कब्जा है। अब किसान आंदोलन आज तो इस फॉर्म ये तीनों एक्ट पे बात कर रही है, लेकिन इस तरह के जो बेसिक इशू अपने अपने राज्यों के हैं उस पर सर ने बात कर ली बीच में जो कानून। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ये, हाँ, लेकिन ये बड़े पैमाने पर इस तरह के सवाल जो हैं उठ के जनता। देखो, अब ये नव उदारवाद की समस्या नहीं है। हाँ, ये ठीक है, नव उदारवाद के लिए ये इसलिए नॉन इशू है कि उसको जमीन कब्जा चाहिए, चाहे थ्रू भूमिहार हो चाहे इधर जो है। न भूमिहार साले मालिक रह जाने उसमें, न रह जाना। हाँ, ठीक है, जहाँ लाल झंडा लगा के हमने कब्जा कर भी लिया था,
वो भी नहीं रहनी है, और जिन्हों की हम नहीं कर पाए उनकी भी नहीं रहनी। अब दोनों को एक ही पैमाने पे आ जाना। तो उस हिसाब से अगर देखो तो मजदूरों को तो नवोदारों को सपोर्ट कर देना चाहिए कि भूमिहार चल हम नहीं मार पाए तो अब जो है वालमार्ट मारेगा। अडानी के नौकर हो जाओगे तुम, तब हमारे बराबर रहोगे। लेकिन जो रीसेट है, जो नया जो छलांग है जिससे लाइफ लाइन बन रही है नवोदारवाद की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज की और ये डेटा बेस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये दोनों चीज जुड़ी हुई है। जब तक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं होगा हर चीज का, तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभावित नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, ये भी कॉल सेंटर्स चल रहे थे ना हमारे से। हाँ, अब एक कॉल सेंटर जो है, एक कॉल सेंटर एक रोबोट से चल सकता है। तो जहाँ 5 फ्लोर पे 1500 बच्चे बैठे हुए हैं, वो एक रोबोट चला सकता है, बशर्ते कि सारा डेटा एक जगह सेंट्रलाइज हो और एक नंबर हो सबका। तो मैंने फोन लगाया, उसने पूछा नंबर, तो मैंने 12 डिजिट नंबर अपना बताया और मेरा 12 डिजिट खत्म हुआ 12वां जैसे ही, हाँ वैसे ही मेरा लेजर खुल गया। अब मेरा लेजर खुल गया, उसमें मेरा फाइनेंस का भी इंफॉर्मेशन है, मेरा मेडिकल का भी इंफॉर्मेशन है, मेरा सब है। तो ये सब रोबोट्स के उसमें जिंदा हो जाएगा। मेरी क्वेरी जिससे रिलेटेड होगी उस लेजर पे चला जाएगा। हाँ? तो नंबर लेते ही खुला, नंबर से अगला क्वेश्चन भी किस बाबत में आप बात करना चाहते। मैंने बोला हेल्थ, तो हेल्थ वाला लेजर खुल गया, उसके सामने सब है, उसने जवाब कैलकुलेट करके दे दिया, काम हो गया। तो ये सोचा जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे आजकल पेट्रोल और ये जो बैटरी वाला खनिज है आजकल, कौन सी लिथियम बैटरी आ रही ना गाड़ी चलाने वाली, तो लिथियम माइनिंग को लेके मारामारी हो रही है। इसकी भी अपने यहाँ जानकारी बहुत कम है हिंदुस्तान में। उस तरीके से डेटा की मारामारी, तो सारी सरकारें जो है वो आजकल यूनिक आईडी पैदा करने में लगी हुई, जो सब चीज से लिंक हो, यहाँ तक कि आपका डीएनए भी। अब डीएनए प्रोफाइलिंग का आ रहा है कानून, समझो, किसी बहाने ब्लड निकाला हो तुम्हारा डीएनए रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सब चीज जब हो जाएगी तब एक रोबो से 1500 लोगों का काम चल जाएगा। LIC का भी जवाब वो दे देगा, कर्ज लोन का भी दे देगा। सर, आपने किताबी दुनिया के लिए समय निकाला, आज़ादी से लेकर हाल में हुए किसान आंदोलन तक पर विस्तार से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।